अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूं शिफा यूसुफ से और मैं हूं वैस मंगल वाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ बड़ी ज़बरदस्त खबर से, बेहतरीन खुशखबरी पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। अरशद नदीम पाकिस्तान के हीरो, जो कि इससे पहले भी पाकिस्तान को मेडल्स दिलवा चुके हैं, उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया है। बड़ा ज़बरदस्त ये एक अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक तरफ खबरें आ रही थी बिजली के बिलों की, एक तरफ खबरें थी क्रिकेट की, और करंट था। अरशद नदीम में कल भरपूर करंट था, जैसा करंट उनसे मुतवक्किल था वैसा ही करंट और बहुत सारे लोगों में भी होना चाहिए। वो ऐसा लग रहा है कि नहीं है, लेकिन अरशद नदीम में जो करंट आया ना, वो कमाल करंट आया भाई। वर्ल्ड चैंपियनशिप जबरदस्त जेवलिन थ्रोवर है वैसे, और वो अपनी मदद आपके तहत है। नाजरीन, ये आप जहन में रखिएगा कि उन पे कोई खास बहुत ऐसी मेहनत नहीं हुई हुई, कोई बड़े उनके कोचेज इस किस्म के नहीं है जिन पे बड़े लाखों और मुकसर माया लगा हो। कोई ऐसी उनके लिए कोई फैसिलिटीज नहीं थी। उन्होंने जो किया है अपनी मदद आपके तहत किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और हराया जो है, बेसिकली हराया क्या मतलब, जो गोल्ड मेडल है वो भारत की तरफ गया है। नीरज चोपड़ा, इसी से हमारा पहले भी अच्छा खासा मुकाबला रहा है। और ये दोनों जो हैं ये बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं बिल्कुल। और जो यूं कहिए कि इनकी राइवलरी है, उस राइवलरी में एक, चूंकि स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं, तो उस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज की राइवलरी में एक पॉजिटिव कंपटीशन और मोहब्बत भी होती है। बिल्कुल, और एक दूसरे को बड़ा सराहते भी हैं। अरशद नदीम के आपने जब भी कोई इंटरव्यू सुने होंगे, मुझे तो खैर बड़ी अच्छी तरह याद है, इवन हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने ये जिक्र किया था कि नीरज कोई हल्का खिलाड़ी नहीं है, वो अच्छा खिलाड़ी है। और ठीक है, कभी वो जीता, कभी मैं जीता, कभी ये। देखिए नीरज की जो थ्रो थी ना, वो थी 88.17 मीटर्स की, और इनकी 87 और इनकी थी 87.82, तो वो समझ ले आधे मीटर के फर्क से रह गया। लेकिन बड़ा जबरदस्त मुकाबला। और ये दोनों जो है, जब इन्होंने तस्वीरें भी साथ खिंचवाई, और ये पॉजिटिविटी है। वो जो कहते हैं ना, एक जुमला आता है बहुत मरतबा कि बॉर्डर्स डिवाइड, स्पोर्ट्स यूनाइट। तो ये यूनाइट करता है स्पोर्ट्स, और ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, बस भारत वालों को जरा क्रिकेट में समझना चाहिए कि क्रिकेट का स्पोर्ट्स भी यूनाइट करने के लिए है, लेकिन आपकी जो है वो बस मंतकें और हरकतें और क्या, उसको आप अलग रखें। बाकी सियासत आप करते रहे, बेशक करें, आप करें, लेकिन क्रिकेट को आप अलग रखें। लेकिन ये है कि इंटरेस्टिंग गेम थी वही कल, इंटरेस्टिंग गेम थी कल। अरशद जो है वो छाए रहे, डिस्पाइट द बिल्स एंड डिस्पाइट द इलेक्ट्रिक शॉक्स दैट आवर कॉम वाज गेट। लेकिन अरशद ने थोड़ा हमारा मूड बदला, अरशद ने थोड़ा हमारी कौम के अंदर एक जज्बा जगाया, एक खुशी की खबर दी ऐसे अंधेरी मौके पर कि जहां हमारे बल्ब जो है वो टिमटिमा से रहे थे। तो वो अरशद और काम कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी गुड जी। 60 सेकंड न्यूज की तरफ चलते हैं, फिर थोड़ी सी क्रिकेट की भी बात करेंगे वापस आकर। जेवलिन थ्रोअर ओलंपियन अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए तारीख रकम करते हुए सिल्वर मेडल जीत लिया। अवाम की जेबों पर बिजली बिलों के जरिए मजीद 2000 अरब रुपए का डाका मारने की तैयारी। भारत से छोड़े गए सैलाबी रेलों की तबाही। दरियाए सतलुज में सैलाब, हैड, इस्लामाबाद और गंडा सिंह वाला के देहात ज़ेर-ए-आब, मकानात गिर गए, फसलें तबाह। केपी बल्दियाती इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया, पीटीआई का दूसरा नंबर। गुजरांवाला में भूख और अफलास से तंग बच्ची ने 15 पर पुलिस से मदद मांग ली। अमरीका में पाकिस्तानी निजात डॉक्टर को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में 18 साल कैद। ऑस्ट्रेलिया में अमरीकी फ़ौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 3 एहलकार हलाक। इंसानी हुकूक की तंजीमों का भारतीय मुजालिम के खिलाफ G20 ममालिक को ख़त। 24 घंटे में यूक्रेन के 73 ड्रोन मार गिराए, रूस का दावा। जी, ये है जी 60 सेकंड न्यूज़। उसमें आपने देख लिया क्या हो रहा है पाकिस्तान में और दुनिया में। और ये जो दूसरी खबर थी इस वीकेंड वाली, वो थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वनडे की नंबर 1 टीम, 1 नंबर टीम, पहले नंबर टीम, सबसे टॉप की टीम बन गई है भाई। सबसे टॉप पर है पाकिस्तान इस वक्त। और पाकिस्तान ने जो ये अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ खेली और इसमें वाइट वॉश किया, उससे पहले जब ये सीरीज़ शुरू हुई थी तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 था, और पाकिस्तान ने अब ये सीरीज वाइट वॉश करके अपने नाम कर लिया आईसीसी का पहला मकाम, जी टॉप मकाम। बिल्कुल आगे निकलता रहता है अभी, और बहुत सारे मकाम आने हैं अभी। तो बहुत सारे बड़ी खिला, एशिया कप आना है, वर्ल्ड कप आना है, सब कुछ आना है अभी। लेकिन अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। बेहतरीन तकरीर बाबर आजम की। आप ये ना सोचें कि मैंने सीरीज जीती है, हम सब ने मिलकर ये किया, मैंने ये किया, ये हमारी मेहनत, सीरीज जीती है हम। ये जो चीज़ है ना बाबर आजम की, वो बड़ी कमाल की चीज़ है। अच्छा देखिए, इससे पहले जितनी भी टीम्स थी पाकिस्तान की, हम सब जो क्रिकेट देखने वाले, पाकिस्तान की टीम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमें ट्रस्ट नहीं होता था टीम के ऊपर। इस वक्त
आप किसी से भी बात कर लें, उसे हमारी टीम पर यकीन है, ट्रस्ट है। और ये यकीन आया कैसे था कि जब पाकिस्तान ने 10 विकेटों से आप हरा दें इंडिया को, बस फिर यकीन नहीं आएगा तो क्या आएगा कि हाँ वी कैन डू इट। लेकिन ये कभी कभी ऐसे छक्के लग जाते हैं। नहीं, लेकिन देखें बात ये कि पॉजिटिविटी, एनर्जी नजर आती है ना। हाँ, आप देखें, वो बस वो होता है कि जेल इन होना चाहिए। कभी कभी खिलाड़ी नए होते हैं, जब वो टीम में आते हैं तो या खुद अपने साथ ही सेटल नहीं हो रहे होते हैं, पुराने भी थे, फिर भी बड़े फड्डे थे उन सब में आपस में। ये देखिए, इनमें सब जेलस नहीं है एक दूसरे से, ये सब एक मुट्ठी बने हुए हैं। बिल्कुल दोस्ती है। हम जब थे, कैसी कैसी विन्स थी पाकिस्तान की, क्या क्या जो है वो छक्के मार के जिता रहा है। नसीम शाह जो कि बिल्कुल आखिर में आता है, वो जब अफगानिस्तान को छक्के चौके मार के हरा सकता है आखिर में, हारे हुए मैच जीत सकता है, कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होता है प्लेयर का भी। अब जब वो तीसरी दफा पहुंचेगा इसी किसी सिचुएशन में, तो उसके लिए लोगों को तो पता ही होगा कि भाई तो अगले डरे में होंगे, वो कॉन्फिडेंस में होगा। तो 4 दिन बाद एशिया कप है, उसमें नई तवानाइयों के साथ खेलना है। पहला मैच पाकिस्तान का बड़ा खतरनाक मैच है भाई, पहला ही मैच नेपाल के साथ है। हाँ अच्छा। ओहो भाई, आप देखिएगा। सही है, बिल्कुल ठीक है, हल्का नहीं लेना, लेकिन नेपाल को हाँ, लेकिन हल्का नहीं लेना। नाजरीन बिल्कुल अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट ना करे, कभी भी वो ऐसे पलट के वार करता है कि फिर बंदा हक्का बक्का रह जाता है। जी, तो बहरहाल सारे जो लंका प्रीमियर लीग वाले जो थे खिलाड़ी, वो सब मुल्तान आ गए हैं। ट्रेनिंग सेशन होगा, ये सब जो है वो सिलसिला चल रहा है। और ऐसे में ट्रॉफी रिवील भी हो गई जी। ट्रॉफी रिवील हुई दुबई में, ट्रॉफी रिवील हुई, वहाँ पर जो है वो दिखाई गई है कि ये है जी एशिया कप की ट्रॉफी। वसीम अकरम साहब भी मौजूद थे तस्वीर में, और वो उमर खान साहब भी मौजूद हैं, जो कि एक पाकिस्तानी है जो कि दुनिया में क्रिकेट के लिए बहुत काम कर रहा है बेसिकली, अगर हम बताएं आपको। लंका प्रीमियर लीग में इनकी कैंडी, ये इधर जो है वो इसके स्पॉन्सर, ये मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप में भी कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन बहरहाल तो ये इसकी ट्रॉफी रिवील हुई, वसीम अकरम साहब और उमर खान साहब और ये सब इन लोगों ने की है। और सुपर 11 एशिया कप है ये, अब ये शुरू होगा और फिर देखते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल, ये देखें तस्वीर आपको नजर आ रही है, वसीम भाई इज देयर। 2 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी है, तो ज़बरदस्त जी। ये इसी तरीके से देखें, बात वही है कि क्रिकेट जो है ना वो यूनाइट करती है। हम जो सबसे पहले बात कर रहे थे, तो इसके अंदर स्पोर्ट्स के लोग, अवाम, मुख्तलिफ कंट्रीज़, स्पॉन्सर्स, ग्राउंड स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, ये सब मिलते हैं तब एक टूर्नामेंट बनता है और हम उसे देखते हैं, एंजॉय करते हैं। तो बस तैयार हो जाएं शिफा। मैं तैयार हूँ, मैंने बैग तैयार रखा हुआ है बाहर भाई। अच्छा, बैग नहीं तैयार रखे, टीवी पे खबरों के लिए तैयार हो जाए। अगली खबर पे आए। अगली खबर बहुत खतरनाक है नाजरीन, और अगली खबर वैसे तो हमने टॉप पे रखी थी, लेकिन चूंकि ये अच्छी खबरें थी क्रिकेट के हवाले से, हमने कहा पहले जरा प्रोग्राम का आगाज अच्छी खबरों से करते हैं। अब जो तशवीशनाक खबर है वो ये है कि अपना बहुत ख्याल रखें। मैं बताती हूँ किस चीज़ से अपना ख्याल रखना है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी यानी काले अरकान के मरीजों की तादाद 98 लाख तक जा पहुंची है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और PKLI के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, उनके चेयरमैन डॉक्टर सईद अख्तर साहब ने ये कहा है कि ये मर्ज अमूमन एक ही जिसको कहते हैं उसतरा होता है, जो बार बार इस्तेमाल करने वाले जो हैं वो हजामों की वजह से फैल रहा है। मैं बताऊं मैंने क्या किया हुआ है। मैंने अपना एक किट बनाई हुई है जिसमें कैंची, ब्रश, उस्तरा वगैरह, ये वो हर चीज़ जो है वो अलग से लेकर रखी हुई है। वो किट कितने की बनी? वो किट बनी कोई सारी चीज़ें लेकर कोई 1800 से 2000 रुपए तक की। अब ये 2000 रुपए की किट अगर आपने अपने पास रखी हुई है, जब भी आप जाएं अपने जो भी सैलून के पास या हजाम के पास, आप उसे अपनी किट दें, उसमें कपड़ा भी होता है अपना, हर चीज़ अपनी हो। उसकी वजह क्या है हम आपको बताते हैं। हेपेटाइटिस सी जो है बेसिकली, अगर ये उस तरह की इस तरह के डॉक्टर साहब ने कहा ना कि बार बार इस्तेमाल से बेसिकली उस तरह लग जाता है किसी ऐसे शख्स को जिसको हेपेटाइटिस सी है। उसका अगर खून निकल आया और वो खून उस उस्तरे पर लग गया और वो पहले से इन्फेक्टेड है, हेपेटाइटिस सी का मरीज है वो, और वो उस तरह बगैर स्टरलाइज किए या इवन स्टरलाइज किए भी, हम तो कहते हैं कि भैया आप इस्तेमाल ना करें, खुदा ना खास्ता कोई जर्म रह सकता है उस पर, कोई ऐसा जरासीम रह सकता है जो कि आपको इन्फेक्ट करे। तो होता ये है कि वो उस तरह किसी ऐसे शख्स से लगा जिससे खून निकल आया, या हल्का सा कट लग गया, या किसी दाने को उसने स्क्रैच कर दिया, उससे खून निकल आया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ऐसा शख्स जो कि खुद मरीज हो और फिर ये उस तरह अगर किसी और हेल्दी शख्स पर यानी कि सेहतमंद शख्स पर इस्तेमाल होगा और उसको अगर कट लग गया और उसका स्किन से जो है ये खून टच हो गया इस शख्स का, तो फिर आपको हेपेटाइटिस सी होना जो है इसके इम्कानात बहुत। अच्छा, फिर इस्तेमाल शुदा सिरिंज जो होती है वो दंदान साजों के जो आलात होते हैं वो तो उनसे भी हो सकता है। बिल्कुल, जहाँ भी आपका कोई ऐसा
कोई भी आला, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके खून के जिसको कहते हैं ना निज़ाम में एंटर हो सके, वो जर्म्स को एंटर कर सके, जो कि एक इन्फेक्टेड शख्स के जरासीम है या उसको कहीं खून शून लगा और आपके जिस्म में वो खून की एंट्री हो गई किसी तरह से, उस तरह हो गया, दंदान साज के एलिमेंट्स हो गए, जो भी हो गए, तो फिर आपके लिए ख़तरे से खाली नहीं है। अच्छा, अब इसके हवाले से हम आपको जिगर की तब्दीली के सिवा इसका कोई रास्ता बाकी नहीं बचता फिर। और इस मर्ज से सालाना 36,000 अमवात वाक़ होती हैं और इसके इलाज पर $1 लाख खर्च आता है। हर शख्स ये भी नहीं अफोर्ड कर सकता। भाई इससे बेहतर ये है कि 2,000 रुपये आप लगा दें और अपना ख्याल रखें, बिल्कुल अपना ख्याल रखें। और ये भी चीज़ जहन में रखिए कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं पाकिस्तान में जिनको ये पता नहीं है कि उनको हेपेटाइटिस सी है। ये चीज़ हमारे तो खैर स्कूल्स में और कॉलेजेस में बाकायदा तौर पे अवेयरनेस सेशंस होते थे, डॉक्टर्स आते थे, वो ये बताते थे कि आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे मौजूद जिनका हम टेस्ट करेंगे तो बाद में पता चलेगा कि भाई इनको हेपेटाइटिस A, B या C है। ये साइलेंट किलर्स होते हैं या साइलेंटली ये फैल रही होती हैं आपकी बॉडी में और आपको पता नहीं चल रहा होता, क्योंकि बज़ाहिर एक हद के बाद ही ये अपना इफेक्ट दिखाते हैं, एक हद के बाद ही आपको तकलीफ देते हैं, उससे पहले तो ये फैल रही है ना बीमारी आपके अंदर। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खुद भी नहीं पता। तो बेहतर ये है कि आप अपनी हिफाजत खुद कर लें, बजाय इसके कि आप कहें नहीं नहीं मेरा तो दोस्त है, चलो इकट्ठे खा पी लेते हैं, क्या है। ऐसा नहीं यार, ऐसा नहीं। अपना बहुत ख्याल रखें और इस चीज़ से खुद को भी बचाएं और इस कौम को भी बचाएं। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ जाते हैं। अफगानिस्तान में ख़वातीन की आज़ादियाँ रोज़ बरोज़ महदूद तर होती जा रही हैं और अब एक ताज़ा हुक्मनामा आया है जिसके तहत तालिबान हुकूमत ने सुबह बामियान के बंद आमिर पार्क है, बड़ा मेन वहाँ का सेंट्रल पार्क है, वहाँ पर ख़वातीन के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। और वज़ीर जो हैं वहाँ के अफ़गानिस्तान के वज़ीर बराए अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर खालिद हनफी, उन्होंने वजह ये बताई कि ख़वातीन पार्क में हिजाब की पाबंदी नहीं कर रही। तो उन्होंने उलमा और सिक्योरिटी एजेंसियों को कहा है कि वो ख़वातीन को पार्क में दाखिल होने से उस वक्त तक रोकें जब तक इस मसले का हल नहीं निकाला जाता। और ये बहुत बड़ा पार्क है ये, अब देखते हैं कि ये किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट करवाते हैं। खैर इम्प्लीमेंट करवा लेंगे, मुझे लगता है खुल जाएगी ये चीज़। मतलब वो कह देंगे भाई, हाँ वो कह देंगे बाहर कि ये ड्रेस कोड है भाई, ये लगा दिया हमने और वो ख़वातीन करेंगी तो वो आ सकेंगी। मेरा ख्याल है ये खुल जाएगा। लेकिन हाँ, शुरू में जब ये खबर आई तो ज़रा लोगों को था कि भाई ये बच्चियों का, लड़कियों का पार्कों में जाना भी इन्होंने बंद कर दिया। फिर बाद में पता चला कि भाई देयर इज़ एन इशू विद द ड्रेस कोड और उसके बाद फिर अब जो ये सिलसिला है ये। अच्छा, ड्रेस कोड की पाबंदी वैसे हर जगह होती है, मुख्तलिफ ममालिक में बहुत सारी जगहों पर होती है, हर एक का अपना हक है भाई। अब क्या बोले भाई, जिसको ड्रेस कोड लगाना है लगाए भाई। बहुत सारी जगहों पर दुनिया में बड़े गैर अखलाकी ड्रेस कोड भी चल रहे हैं। वो नहीं, बहुत मरतबा ये भी कह, मतलब मिसाल के तौर पर कोई ऐसे ममालिक होते हैं जिसमें आप होटलों में ठहरें तो वो बाकायदा तौर पर ये कहते हैं कि आपने टाइट और शर्ट पहन के पूल के अंदर नहीं जाना। आप उनका ही मतलब आप ऐसा ही स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने जिसमें आप इंतहाई जिसको कहते हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम हो, वो बस सिंपल। अभी इसकी डेफिनेशन देने की क्या जरूरत है? अच्छा, आप पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं कहने लगी थी इंतहाई रिवील हो रहे हैं, क्योंकि बहुत मरतबा हम ये करते हैं और बहुत मरतबा लड़कियां भी ऐसी होती हैं कि जो टाइट पहन के, खुली टी शर्ट पहन के पूल में उतर जाती है तो वो बाकायदा मना करने आते हैं। वो कहते हैं मैडम आप तशरीफ बाहर निकालें पूल से और आप। और ये तो दुबई में भी हुआ है। मैं गया दुबई में तो वहाँ पर जो है वो स्विमिंग पूल में मैंने देखा कि ये जो स्विमिंग पूल का इंचार्ज था उसने कहा प्रॉपर कॉस्ट्यूम नहीं है, तो आप जाएं। जो खवातीन जो थी उनको कहा कि नहीं जी आप जब तक कॉस्ट्यूम नहीं पहन सकते तो उनको मना कर दिया। तो ये होता है, बिल्कुल तो सही। इसमें अब क्या कर सकते हैं भाई, ये है ऐसा है भाई मामला। बिल्कुल सही है। अच्छा, भारत से आपको एक खबर देते हैं। भारत का जो शहर है अहमदाबाद, उसमें ट्रैफिक पुलिस को सहूलियात देने के लिए एक बड़ा अनोखा सिलसिला शुरू किया गया है और पुलिस एहलकारों को ऐसे हेलमेट दिए गए हैं जिनमें छोटा सा पंखा लगा हुआ है, तो हल्का सा पंखा वो चलता है। ट्रैफिक वाले को गुस्सा बहुत आता है ना, तो उसको पंखा लगा दो ताकि ठंडा आना भी चाहिए। ट्रैफिक वाले की तो कोई सुनता ही नहीं है हमारी, तो हम तो बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड कौम में है जो इस रीजन की पता नहीं कब डेवलपमेंट होगी मेंटल हमारी। ये पंखा एक बैटरी से बिजली लेता है जो एहलकारों की कमर से बंधी हुई होती है और ये बैटरी 8 घंटे तक पंखा रवा रखती है, यानी कि पंखा चलता रहता है। और यूँ एहलकार जो है वो अपनी शिफ्ट के औकात में सर को गर्मी से बचाए रखते हैं और इसकी वजह से पसीना भी ज़ाहिर है कम आता है, तंग नहीं करता है इनको। अच्छा, एसी हेलमेट का नाम इसको दिया गया है। अब एसी तो नहीं है भाई, पंखा फैन हेलमेट कहते हैं आप। ठीक है, मतलब चलो अच्छा अब ये हेलमेट हमारे यहाँ कराची में जो एसी बसेस चलती है ना, हाँ, बहुत पहले से चल रही है एसी बसेस। उसमें क्या होता था, एसी बाहर से रखा हुआ होता है। एसी बाहर से नहीं रखा हुआ होता, उसके शीशे नहीं होते थे खिड़कियों के। तो जब आप बस चलती थी तो ऐसा लगता था कि आप एसी में बैठे हुए, हम कहते थे ये एसी बस है। तो ये ऐसा है सिलसिला इसका। सही। अच्छा, ये हेलमेट जो है वो पुलिस वालों को गिरदो गुबार से भी ज़ाहिर महफूज रखती है। गर्दो गुबार, गिरदो गुबार मैंने कह दिया था, हाँ गर्दो गुबार। और इसके अलावा उसका जो वजन है वो आम हेलमेट से 500 ग्राम कम है। ये तो अच्छा है। ये हल्का सा भी है, एसी हेलमेट भी इसको कहते हैं, पंखा भी लगा हुआ है, बैटरी से चलता है, 8 घंटे तक चलता है। यानी ये इस्तेमाल करें पाकिस्तान में, अच्छा आइडिया है, पूरा अच्छा आइडिया है ना, ये पाकिस्तान में इस्तेमाल होना चाहिए भाई। ये देखें, ये हेलमेट उन्होंने पहना हुआ है,
ये देखें, ये हेलमेट है, इसके पीछे पाकिस्तान बैटरी में ज़ाहिर है। अब आप देखें इस वक्त मौसम कितना गर्म है, और अब तो खैर थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन कुछ काम किया जा सकता है भाई। ट्रैफिक पुलिस, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस, कर लो ये काम। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आते हैं भाई। एक बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया। क्या? एक खातून ने दावा कर दिया है, और आप भी दावा वावा मत कर दीजिएगा। किस हवाले से? ठीक है जी, बेल्जियम में काम करने वाली जो है वो एक होटल रिसेप्शनिस्ट है। अच्छा। इसराइल से उसका ताल्लुक है। उसने मराकश की शहजादी होने का दावा कर दिया है। तो मुझे दावा करने की क्या जरूरत है? आप क्या है मराकश की शहजादी? नहीं, मैं मराकश ही नहीं हूँ, लेकिन मैं शहजादी हूँ। अपनी ज़ात में अपनी दोनों में एक शहजादी हूँ मैं, ठीक है। और क्या, हमारे यहाँ लड़के जरूर कोई आपको ताज पहनाएगा और आपको तख्त पे बिठाएगा, तभी आपको एहसास होगा कि आप अरे शख्स अपने अंदर शहजादा बादशाह है इधर। बहुत सारे जो है ना वो शहजादे ऐसे भी हैं जिनको हम कहते हैं शहजादे कल आया नहीं तो सफाई करने के लिए, ऐसा ही है। तो ठीक है, मेरे अंदर हर किस्म की शहजादी मौजूद है, हल्की सी असली, हल्की सी नकली। ये जो खातून है इनका नाम है जेन। बेल्जियम की अदालत में इन्होंने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अच्छा, ये देखें मामला अजीब सा है, मुझे कुछ लगा कि देखें ये हैं इसराइली होटल में काम करती हैं और मराकश की शहजादी बनने का दावा है, और बेल्जियम में इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। भाई मराकश में जाओ, वहाँ कार्रवाई करो। उसने मराकश के शाही खानदान से उनके डीएनए फराहम करने का मुतालबा किया है। और अब बादशाह जो भी हो, तुम भी हो, मुझे अपने डीएनए भेजो ताकि मैं साबित कर सकूं कि ये दुरुस्त है। हसन दोम जो है उनकी बेटी कह रही है कि भाई मैं मराकश के बादशाह हसन दोम की बेटी हूँ। और उनके दावे के मुताबिक उसकी माँ जब कैसाब्लांका में काम करती थी तो उसके ताल्लुकात बादशाह हसन दोम से कायम हुए थे, जिसके नतीजे में जेन की पैदाइश हुई थी, और पैदाइश के बाद उसे खामोशी से इसराइल मुंतकिल कर दिया, जहाँ पर मुँह बोले वालिदैन ने उसकी परवरिश की। और जेन के भी 3 डीएनए टेस्ट हुए हैं, जिसमें साबित हुआ है कि वो मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका से ताल्लुक़ रखती है। और मराकश के जो मौजूदा बादशाह हैं मोहम्मद चाहरम, उन्होंने डीएनए टेस्ट फराहम करने से इनकार कर दिया। उनका साइड पकड़ो यार, अभी हम इन चक्रों में पड़े रहेंगे क्या? हमारे और काम नहीं है, अब डीएनए देते फिरे। तो बेसिकली वो वाली खातून नहीं है ये कि जो एंटाइटल्ड हों, लेकिन जाहिर है क्योंकि जाहिर है इनकी वालिदा की वो शादी या वो वाला सिलसिला, क्वीन वाला सिलसिला तो नहीं था लगता है, ऐसा जो आपने कहानी हमें सुनाई उसके नहीं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। हाँ, तो वही कह रही हूँ ना कि कोई क्वीन वगैरह का सिलसिला नहीं है। शी इज बेसिकली क्लेमिंग कि भाई मुझे उससे कहा गया था क्वीन बना दूंगा, मगर बाद में जो है वो बादशाहों का ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, मुकर जाते हैं बादशाह, ऐसा होता है बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताऊं रोमी सल्तनत के हवाले से, वहाँ के बादशाह मुकर गए क्या? वहाँ के बादशाह तो नहीं मुकरे, लेकिन ये कि अभी आजकल जो सूरत हाल है उनको बड़ी तशवीश है। और तशवीश किस चीज़ की है? कोलोसियम, जो उनके बेसिकली बड़े स्टेडियम्स हैं जिनमें के गुलामों के दरमियान ग्लैडिएटर फाइट, बिल्कुल वो सारा सिलसिला होता था, खूनरेज लड़ाइयाँ कराई जाती थी अपने एंटरटेनमेंट के लिए, और उसमें सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो कोलोसियम कहलाता है। अभी दुनिया में जो सबसे पावरफुल है वो एंटरटेनमेंट के लिए लड़ाइयाँ ही करवाते हैं मुल्कों की, और क्या है? हाँ, ये ऐसा ही है बिल्कुल। अब इस कोलोसियम के जो खंडरात हैं, सियासतदानों की भी आपस में लड़ाइयाँ करवाई जाती हैं ताकि पब्लिक की एंटरटेनमेंट, पब्लिक जो है वो इसमें लगी रहे। हाँ, पब्लिक असल मसाइल के वजह के बारे में बोले ना, बिल्कुल। अच्छा, अब इसका हुआ क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये कोलोसियम जाहिर है खंडरात जो हैं उनको लोग दुनिया से देखने आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। अब इन खंडरात में आ गए चूहे, और चूहे दौड़ रहे हैं, और रोमी हुकूमत जो है इनसे निजात पाने की कोशिश कर रही है, और शदीद परेशान है क्योंकि चूहे ऐसे ही चलते फिरते दौड़ते नजर आते हैं लोगों को, और उनसे टूरिस्ट भी डरते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर इन चूहों की वीडियोस वायरल होने के बाद जो रोम की हुकूमत है उन्होंने अगले हफ्ते से इमरजेंसी बुनियादों पर इन्हें तल्फ करने की मुहिम जो है वो शुरू कर दी है। मतलब उन्होंने कहा कि हम करेंगे चूहा मार मुहिम। और रोमी सियासत में भी चूहों का मसला नुमाया हो गया था। बेसिकली जहां अपोजिशन हुकूमत को जो है मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही है, और शहर की इंतज़ामिया ने एहलकारों को बड़े बड़े बेलचे थमा दिए हैं कि भाई सफाई के लिए भेज दिया है, और कहा है कि भाई सफाई करो, इन चूहों को मारो। और चूहे मार अद्वियात और शिकंजों का इंतज़ाम किया जा रहा है ताकि इनसे निजात मिल सके। हर साल लाखों सयाह इन खंडरात को देखने के लिए आते हैं, और इस दफ़ा तो चूहों की बहुतात से आमदनी का ये ज़रिया जो है वो बड़ा मुतासिर होने का खदशा है उनको। और लोगों की टूरिस्ट की वीडियोस में जैसे मैंने आपको बताया पीछे चूहा दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो लोग भी डर जाते हैं, देखने वाले भी घबरा जाते हैं, हैरान हो जाते हैं भाई ये किस किस्म की मेंटेनेंस है इनकी। तो ये सारा सिलसिला है कि भाई चूहा मार मुहिम वहाँ पर शुरू होने लगी, शुरू हो गई, ज़बरदस्त शुरू है जी चूहे मार मुहिम। और हमारी ख़त्म है ये सेगमेंट। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। बिजली के बिल ऐसे आ रहे हैं कि हर शख्स बिलबिला उठा है और वो जो बिलबिलाहट है वो अब एहतजाज की सूरत इख्तियार कर गई है। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है, उसमें MQM भी शामिल है, उसमें जमात इस्लामी भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है हम एहतजाज करेंगे। समझ नहीं आ रहा कि ये जो हुकूमतें, जो पार्टियां हुकूमत में थी और अब वो हुकूमत से गई हैं, वो किस बात का एहतजाज कर रही हैं। उनके तो अपने ये करतूत हैं जो कि सामने आ रहे हैं, लेकिन अब ये करतूत किसके हैं, इन करतूतों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि अवाम इस वक्त मुश्तइल है, बिल्कुल मुश्तइल, सख्त गुस्से में है। और अवाम के हवाले से और जिस तरह से अवाम मुजाहरे कर रही है उसके हवाले से मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज हैं उनके भी कुछ ने पुलिस की नफरी मांग ली है कि हमारे दफातर के बाहर भाई डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए पुलिस की। कुछ को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि भाई आप अपनी गाड़ियों के ऊपर से सरकारी नंबर प्लेट या ग्रीन नंबर प्लेट जो है उनको उतार लें ताकि लोगों के सामने आप आइडेंटिफाई ना हो सके कि भाई ये लेस्को का या पेस्को का मुलाजिम है। बिल्कुल। तो ये अब ये जरा इसी सूरत हाल पर बात करेंगे कि हमारे ये बिजली का बहरान और कीमतें जो है वो इतनी आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गई हैं। हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर मेंबर नेपरा और फॉर्मर सेक्रेटरी डेवलपमेंट जनाब फजलुल्लाह कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। सर थोड़ा सा अगर हमारे लिए आप आसान अल्फाज में समझा सकें कि ये मसला क्या हुआ है, क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है बहरान भी और कीमतें भी। जनाब ये मसला आज का नहीं है, ये मसला सालों से चल रहा था। जब से हमने IPPs का इंट्रोडक्शन किया 1997 में वर्ल्ड बैंक के कहने के ऊपर, उस वक्त से ये मसला शुरू हुआ। और ये आपकी चैनल से मैं 4-5 साल पहले से कह रहा था कि ये एक दिन ऐसा आएगा कि लोग सड़कों पे आ जाएंगे। और ये नेचुरली यही हुआ, क्योंकि इसमें जो बुनियादी तौर पे इसमें जो गलतियां हैं, वो जो भी गवर्नमेंट्स पुराने एग्रीमेंट कर गई थी पावर परचेज के, वो सारे फॉल्टी थे और सारे जो थे वो लोडेड थे अगेंस्ट द कंज्यूमर। उनके जो शराइत माने गए थे वो कंज्यूमर के फेवर में नहीं थे। उसके बाद उन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जब आई तो उन्होंने थोड़ा बहुत कंट्रोल किया। बाद में रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी गवर्नमेंट के ताबे किया गया। तो सन 2000 के बाद जो सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से पावर निकल गया और गवर्नमेंट के पास आ गए, क्योंकि गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग, चाहे कोई भी गवर्नमेंट, तो इसके रिस्पॉन्सिबल वही थे। तो उन्होंने इसको नेपरा को ताकत में नहीं आने दिया और ये गवर्नमेंट ने अपने हाथ कर लिया और नेपरा को उन्होंने वीक कर दिया। और उस वजह से ये जो है बीमारी बढ़ती गई। सर्कुलर डेट से शुरू हुई। उस वक्त जब मैंने नेपरा छोड़ा था, सर्कुलर डेट जो था वो 1-200 मिलियन था हार्डली। अब वो 2.5 ट्रिलियन हो गया है, 2500 अरब सर्कुलर डेट हो गया है। उसके बाद जो पावर टैरिफ, जो उन्होंने जिस किस्म के नए पावर यूनिट लगाए, सीपेक के तहत लगाए या इससे पहले लगाए, वो सारे जो थे इंपोर्टेड फ्यूल पे थे। LNG में पावर हाउसेज कहीं भी नहीं लगते, ये LNG पे लगाए गए। और इंपोर्टेड कोल पे पावर हाउस लगाया गया साहिवाल में। इंपोर्टेड कोल पे पावर हाउस लगते हैं, या तो साहिल पे लगते हैं या तो माउथ माइंस पे लगते हैं। ये सारे गलत फैसले जो थे हुकूमतों के थे, अवाम का इसमें कोई कसूर नहीं था। ये जो डेट हुआ है वो सारा हुकूमत की तरफ से। और वो हुकूमत उसके बाद हुकूमत हमारा एक मसला चल रहा है कुरैशी साहब। जी 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 समझ में आ गई। अब आपने क्लियर कर दिया हमारे लिए कि मसला क्या था। पुराने जो मुआहदे किए हुए थे उनका मसला था, जो प्लांट्स लगाए हैं उनका मसला है। लेकिन क्या हुकूमतों के पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है कि वो हमारा एनर्जी क्राइसिस समझ सकें और उनको ये समझ में आए? मतलब ब्यूरोक्रेसी है, मिनिस्टर्स हैं, एनर्जी एक्सपर्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक कमिटीज होती हैं, उनमें कोई ये नहीं बता सका इनको कि भाई ये प्लांट साहिवाल में लगाएंगे तो उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आएगी, आप इसको कराची में लगाएं या इंपोर्टेड फ्यूल पे ना लगाएं आप ये प्लांट। इस किस्म के फैसले देखिए, हुकूमत तो क्या पार्लियामेंट आपके फैसले नहीं पढ़ते हैं। कुछ ऐसे फैसले फाइनेंस बिल में डाल दिया कि नेपरा के पावर हम रिड्यूस कर रहे हैं। फाइनेंस बिल में डाल दिया कि हम नेपरा के थ्रू टैक्स वसूल करेंगे। भाई नेपरा का और इलेक्ट्रिक बिल का टैक्स से क्या वास्ता है? खुद नेपरा ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में लिखा है कि ये जो है कि गवर्नमेंट ने ऐसी चार्जेस डाल दी हैं और ऐसे टैक्सेस डाल दी हैं नेपरा में जिनका पावर से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मेरे पास अपने घर का बिल है, इसमें 8000 रुपया टैक्स है और जो बिजली का है वो 21,000 बिजली का। मतलब है कि 50% तक टैक्सेस गवर्नमेंट की मैं इस बिल से दे रहा हूं। जब इलेक्ट्रिसिटी इनपुट जो है, जब बिजली बनती है तो उस पर आप टैक्स देते हैं।
पेट्रोल से बिजली बनती है, LNG से बिजली बनती है, कोयले से बिजली, उस पे सारे पे आप टैक्स देते हैं। उसके बाद जो पावर जो प्रोड्यूस करते कंपनीज पर वो भी टैक्स देती है। उस टैक्स के ऊपर टैक्स है कि एक जो प्रोडक्ट बनती है टैक्सेस एकदम से ऊपर, ये तो सारी चीजें चैलेंजेबल है ना। उसके बाद फिर ये जो मैंने आपको बताया सर्कुलर डेट हुकूमत की गलतियों और गलत एग्रीमेंट करने की वजह से हुआ। पावर की जरूरत नहीं थी, इन्होंने जनरेशन लगाई, जनरेशन अब इस्तेमाल नहीं हो रही है। 40,000 मेगावाट आप जनरेशन कर गए, आप 25,000 मेगावाट इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी हुकूमत थी वो तो कहते हैं कि हमने तो पाकिस्तान को ट्रैक पे डाल दिया, वो तो अभी भी हुकूमत में ही थे। उन्होंने जो 1997 में उस वक्त शरीफ बरादरान जब रूल कर रहे थे इस मुल्क को, तो ये उन्होंने कर देखें शरीफ बरादरान पहले जब बेनजीर साहबा ने ये जो किया, पहला जो प्राइवेट पावर आया वो जनरल ज़िया के ज़माने में आया, हबको का पावर हाउस आया। उस वक्त भी आईब्रोज रेज हुए। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की कंडीशन आ गई तो फिर प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुई। और जो बेनजीर साहबा के ज़माने में पहली दफ़ा IPPs आए तो वो IPPs जो थे वो लोडेड थे। उस वक्त सारी दुनिया में 4.5-5 सेंट चल रहा था। बेनजीर साहबा के ज़माने में वो 6-6.5 सेंट पे लिए गए। उसके बाद आपके पास जो स्कैंडल्स हुए आपको पता है, तो ये बीमारी उसी जमाने से शुरू हुई। और बेनजीर साहबा के जाने के बाद हमारे पास पावर एक्सेस था और हम ये कह रहे थे हम इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब बगैर सोचे समझे आप जनरेशन लगाते गए। आपकी जनरेशन में इन्वेस्टमेंट हो गई, आपकी जो जहां से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो पावर कंपनीज हैं, जो डिस्कोज हैं और ट्रांसमिशन लाइन्स है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। अब आपके पास जनरेशन है, आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। आपको इस वजह से जो कैपेसिटी चार्जेस देनी पड़ती हैं, कैपेसिटी चार्जेस आप आम से वसूल नहीं कर सकते। आप जो प्रोड्यूसर है उसको पैसा देते हैं लेकिन आवाम से वसूल नहीं करते, क्योंकि आवाम तक बिजली चलती नहीं है, वो बिजली की सिस्टम नहीं है। इन्वेस्टमेंट आपने इसलिए डाली गई जनरेशन में कि उसमें कमीशन किकबैक आसानी से आता है। आपने पावर हाउस लगा लिया, तुम रूठे हम छूटे। उन्होंने पावर हाउस लगा लिया, उसको श्योरिटी मिल गई। अब आप बेचे या न बेचे आपके दर्द सर है। बेचने के लिए आपको सिस्टम चाहिए। तो ये कोई एक जगह पे नहीं है। हमारे साथ एक कॉलर भी है, आप हमारे साथ रहिए। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, प्लीज। वालेकुम सलाम जी। आसिफ साहब बताइए कितना बिल आया? मेरा तो बिल जो है वो आया 17,000 रुपए। माशाल्लाह भाई, बड़ा कम आया। कैसे जी? कम आया ज्यादा आया आपके हिसाब से? ज्यादा आया जी। मेरा बिल तो मेरी 30,000 इनकम है और 17,000 बिल है मेरा। 30,000 इनकम है और 17,000 बिल है। तो अब आप क्या करेंगे? बिल भरने के अलावा आपके पास कोई रास्ता है? और जी क्या करेंगे, कोई अपने माल मवेशी बेचेंगे और फिर बिल तो अदा करना है। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब बंदे हैं, अगर वो भी गर्मी से बिल दे रहे हैं तो फायदा तो नहीं है। आप एहतजाज नहीं कर रहे? एहतजाज क्या करना है जी? एहतजाज उधर किया जाता है जिधर कोई सुनने वाला हो, उधर सब भी चोर हैं। माशाल्लाह। आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब आपने तो खतरनाक बात कर दी, लेकिन एहतजाज सुनने वाला हो। बिल्कुल। अच्छा फजलुल्लाह साहब, कोई तरीका? हाँ, सिर्फ एक सवाल मेरा फजलुल्लाह साहब ये है कि मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि 2 साल पहले तक, मिसाल के तौर पे पिछला 1.5 साल अगर हम माइनस कर लें अपनी जिंदगियों से, तो 2 साल पहले तक तकरीबन हमारा बिजली का फी यूनिट जो बिल आता था वो 18 रुपए था, ठीक है, फी यूनिट। अब उस 1 से 1.5 साल में कौन सी चीज बदली है? हमारे बिलों में किस चीज का इजाफा हुआ है? क्या टैक्सेस बदले हैं? क्या मुफ्त बिजली वालों का बोझ हम पे ज्यादा लादा जा रहा है? क्या ऐसा हुआ है कि उस वक्त से जो 18 रुपए फी यूनिट था अब वो 60-65 रुपए फी यूनिट हो गया? देखिए, इसके लिए जो मैंने कोशिश की थी ये चीज़ें समझने की, और मैं नेपरा वालों के साथ मिलने गया था, लेकिन 1 घंटे के बहस भी कम से कम वो मुझे कन्विंस नहीं कर सके, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो जैसे जैसे वो पेमेंट उनको करनी होती है, जिनके इन्वेस्टमेंट लगी हुई हैं, तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट जो पहले 10 था वो 22-25% पे चला गया है, जो IMF की वजह से स्टेट बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। एक सबब उन्होंने ये दिया। दूसरा उन्होंने ये दिया कि पहले जब ये टैरिफ आप देखो जब 19 रुपये मिलता था तो डॉलर 100-125 रुपये का था, अब डॉलर 300 रुपये का हो गया है। और तीसरा उन्होंने ये दिया कि सर्कुलर डेट वजह से गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस और गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें इसमें डाल दी हैं। ये तीनों चीज़ें प्लाजिबल हैं, लेकिन बात यह है कि वो इतना नहीं बढ़ा। जब मैंने कैलकुलेशन की तो उसकी ये जस्टिफिकेशन नहीं थी कि आप 19 रुपये से 60 रुपये तक चले जाए। ठीक है, 19 से 30 रुपये तक की जस्टिफिकेशन, 60 रुपये की जस्टिफिकेशन मुझे अभी समझ में नहीं आती है। इसमें सबसे बड़ा है जो गवर्नमेंट का अपना रोल है,
और दूसरा जो है वो जो इसमें जो पावर सेक्टर के जो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं, मतलब यह कि जो कैपेसिटी चार्ज देते पावर नहीं लेते हैं, वो दिन ब दिन सूरत हाल ख़राब हो जाती है, क्योंकि लोगों ने अब पावर खरीदना छोड़ दिया है। अब कोई 500,000 मेगावाट जो है वो सिर्फ सोलर पे लोग घरों में पैदा कर रहे हैं और इनको बेच रहे हैं, तो दिन ब दिन कंजम्पशन कम हो रहा है, लेकिन इनकी कैपेसिटी हुई है तो उससे वो बढ़ रहा है। और गवर्नमेंट इसमें कोई सीरियस, अब गवर्नमेंट ने ये कह दिया कल तो अब इसका हल क्या है? कोई ऐसी चीज जो कंज्यूम नहीं हुकूमत कर करेंगे सकती है जिससे कुछ फायदा हो, सुकून मिले आवाम को? सर हल ये है कि देखिए हल ये है कि जो इसकी ऑडिट कराई जाए, फॉरेंसिक ऑडिट कराई जाए, टेक्निकल ऑडिट कराई जाए कि जो हम पैसे जो पावर प्रोड्यूसर को पैसे देते हैं वो जायज़ है या ना जायज़ है। क्योंकि एक सीपीपी है, सेंट्रल पावर परचेज कंपनी, वो पावर खरीदती है और वो फिर नेपरा के पास आती है जी मैंने महंगा पावर खरीदा है। अब उसके पास क्या स्कूटनी कहते हैं, अगर मैं पावर प्रोड्यूसर हूं और मैं कहता हूं कि मैंने 1 किलोवाट आवर पैदा करने पे 2 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल किया या डीजल इस्तेमाल किया है, तो इज इट फैक्ट? मैं सही कह रहा हूं? क्योंकि हर जगह पे ये करप्शन चोरी हो रही है। मैं गारंटी से कह रहा हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं कि हर जगह जो नाजायज चीजें हो रही हैं, क्योंकि ये जो पावर प्रोड्यूसर हैं वो अरबपति लोग हैं, इनके लिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके साथ पे। ये चीजें बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो असेंबलीज में बैठे हुए हैं, वो एमपीज उनके साथ हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में जो चीज जाती है आवाम के अगेंस्ट वो पास हो जाती है। तो इसके लिए कोई ऐसे इन्फ्लुएंसेस है, ये जो एलीट कैप्चर है इसका हिस्सा है। हाँ। ये कोई ऐसे आसान बात नहीं है, इसके लिए आपको सख्त फैसले करने पड़ेंगे। ये कि मैं एक दफ्तर का एसी नहीं चलाऊंगा, इट इज नथिंग। आपने जहां आपने यूटिलिटीज लोगों को फ्री की हुई है, मेरे ख्याल में अब सारे पंजाब और सिंध गवर्नमेंट के सारे मुलाजमीन भी यूटिलिटी के चार्जेस ले रहे हैं। भाई जब आप तनख्वाह लेते हैं, हमने भी 25 साल नौकरी, हमें तो कोई यूटिलिटी के पैसे नहीं मिले हैं, तो वो सारे मुफ्ते बैठे हुए हैं। और ये कोई एक आध 10 अरब की बात नहीं है, कोई 100-200 अरब की बिजली फ्री में जाती है या उनके अलाउंसेस दिए जाते हैं मुख्तलिफ मुलाजमीन को। ये सारी चीजें आपको बंद करनी पड़ेंगी। फिर आपको जो सेंट्रल पावर पर से एजेंसी जो पावर खरीदती है और हमारे मथे मार देती है कि जी ले लो, और नेपरा बगैर ज्यादा स्क्रूटनी के उनको अलाउ कर देता है, उनको चेक करना पड़ेगा कि जो सीपीपी पावर खरीद कर रही है वो सही है। उसके बाद जो डिस्को जो लॉसेस कर रहे हैं, यानी कि आप 100 रुपए की बिजली खरीदते हैं और सिर्फ आप 50 रुपए देते हैं, कुछ रिकवरी नहीं करते, कुछ लॉसेस हो जाते हैं। सक्खर में, पेशावर में, कोयटा में, मुल्तान में, हैदराबाद में सारी कंपनीज की सूरत हाल इतनी खराब है। उनको कंट्रोल करने के लिए अभी तक मुझे कोई हल नजर नहीं आता और उनको कोई नहीं हो रहा। तो ये एक मुख्तलिफ तरीके का एक तहरीक चलाई जाएगी, एक सॉल्यूशन नहीं है जो मैं आपको बताऊं। ये हर इदारे को जो इसमें इन्वॉल्व है, ये बहुत बड़ी गेम है, सही नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी 2.5 ट्रिलियन का कर्जा चढ़ गया। और एनर्जी एक्सपर्ट। अच्छा जी, एक कॉलर है हमारे साथ, सगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी सगीर साहब फरमाइए, क्या सूरत हाल है? ये तो मेरा ख्याल है केसर चला दिया आपने, कोई हमारी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। सर हम सुन रहे हैं सर, मैं हूँ सुनने के लिए। बताएं बिल कितना आया आपका, ये बताएं। मुझे बिल आया 14,000 रुपया। अच्छा, और तो कम है ज्यादा है? और मेरी 5 बेटियां हैं, मैं घर भी मेरा किराए का है, मेरी 65 साल एज हो गई है, मैं काम भी कोई नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए ये बिल जो है ना मुसीबत बन गया हमारे। पिछले महीने कितना आया था? पिछले महीने आया था तकरीबन 9,000 रुपया। 9,000 और इस महीने 14,000। तो आपने कोई घर में लगा लिए होंगे ना 2-4 एसी? एसी तो हमारे घर में, एसी तो हम चला ही नहीं सकते। मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास किराया का बता रहा है। ये हुकूमत समझ रही है ये कि आपने एसी वेसी लगा लिया। हाँ, यानी मैंने एसी क्या, हम तो जो फ्रिज, ये हल्सिया बात बता रहा हूँ मैं आपको जी। ये हमको रात को चलाते हैं, फ्रिज दिन को सारा दिन फ्रिज बंद रखते हैं। तब आप कैसे भरेंगे ये बिल? बिल आपने उधार लेके तो पैसे दिए हैं पहले मैंने। अल्लाह अकबर। हमें तो घर चलाना बहुत मुश्किल, घर चलाना मुश्किल। अभी आप मुझे बताएं भी, चलो ये कहते हैं कि हमने कर्जा लिया, उस पर ये ऐसे किया, ये किया, वो किया। मान लिया कि एक आपने प्लान शुरू किया, उस पर आपने किसी से मदद मांगी, आपसे मैं फर्ज कर रहा हूँ, मैं आपको काम करता हूँ, आपसे पैसे ले देता हूँ मैं जी। अगर मैं वो पैसे प्लांट पे लगाऊंगा, वर्क करूंगा, उसमें से कुछ आएगा तो करूंगा ना। अगर मैंने वो आपसे भी पैसे लेके खा दिए, इधर उधर लगा दिए। मैंने यहाँ देखा कि लोग एक गाड़ी देते हैं, यानी बस लेते हैं,
वो 1 साल के बाद 2 साल के बाद साथ दूसरी बस खड़ी की होती है। वाह 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 भाई, क्या बात की आपने। एक छोटा सा काम करने वाला भी साल 1.5 साल के बाद जो है वो खुशहाल हो जाता है। यहाँ मुल्क जो है हमारा कर्जे ले लेके हम चला रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। जिब्रान नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि समाजी कारकुन हैं। उन्होंने भी बिजली के हवाले से जो है वो अपनी की थी और बड़ी डिटेल में उन्होंने बात की थी। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे इस अहम मौजू पे मदऊ करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू जी। जिब्रान साहब ये बताइए कि ये जो बिल्स के हवाले से जो आपने ट्वीट की थी, ये इशू क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकेंगे हमें? देखिए, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि बुनियादी तौर पे कराची में जो बिजली की पैदावार है वो पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा होती है, जिस वजह से फ़ी यूनिट कराची वाले वैसे ही ज़्यादा बिल देते हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में 2005 में एक नेशनल गैस मैनेजमेंट एंड एलोकेशन पॉलिसी आई थी और उसके बाद एक इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2020 में आई है। और इन पॉलिसीज़ के मुताबिक हुकूमत का काम है, ख़ासतौर पे जो हमारी गैस के इदारे हैं, SSGC जैसे हो गया, इनका काम है कि जो हमारे कुदरती ज़खायर हैं, जैसे सुई में गैस है और जगह गैस के ज़खायर हैं, ये ऑर्डर में प्रायोरिटी के पहले पावर सेक्टर को दी जाएगी और पावर सेक्टर के बाद जो है, जो हमारी लोकल इंडस्ट्री ने अपने इंडस्ट्री के अंदर कैप्टिव पावर प्लांट लगाए होते हैं, खुद अपनी इंडस्ट्री के लिए बिजली पैदा करते हैं, उनको दी जाएगी। तो इस ऑर्डर के मुताबिक पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पावर सेक्टर है, पंजाब में वापडा वगैरह, उनको नेचुरल गैस दी जाती है और उसके बाद अगर जो गैस बचती है तो उनके इंडस्ट्रियल सेक्टर को दी जाती है। कराची में उल्टा है जी, कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक को LNG गैस दी जाती है। महंगी गैस जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो दी जाती है, जिसपे के इलेक्ट्रिक महंगी बिजली बनाता है और उस महंगी बिजली का तमाम जो खर्चा बिल है, उसकी जो कॉस्ट है वो ट्रांसफ़र होती है हम सार्फिन पे, कराची की आम मजलूम आवाम के ऊपर। और जो हमारी कुदरती गैस के ज़खायर हैं वो उस पॉलिसी की खिलाफ वर्जी में जो प्रायोरिटी में नीचे आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, कैप्टिव पावर प्लांट वाला, उनको दी जाती है। तो इसमें माजरत के साथ जो हमारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं और जो हमारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की लॉबी है, इनकी भी मिली भगत और एक तरीके से आप कहने के चोरी शामिल है, जो इस पॉलिसी की खिलाफ वर्जी से बेनिफिट कर रहे हैं। और अमूमन हमारे मिनिस्टरों को और एडवाइजरों को जो पावर के ऊपर होते हैं उनको लॉबी भी ये करते हैं और नुकसान आम कराची का मजलूम शहरी, छोटे बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस, मीडियम साइज बिजनेसेस उठाते हैं। सही, ठीक है। अच्छा जिब्रान साहब ये भी बताइएगा कि क्या सार्फिन को एक्स्ट्रा यूनिट्स भी चार्ज किए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा यूनिट्स लगाए जा रहे हैं? जहाँ तक यूनिट्स की बात है, यूनिट्स का मसला जी यूं है कि हर महीने जब आपको बिल आता है तो वो महीने के बिल के साथ ये लिखा होता है कि पिछले साल इसी महीने में आपने कितनी बिजली इस्तेमाल की थी। साथ में वो इस महीने का दर्जा हरारत एवरेज और पिछले महीने का दर्जा हरारत एवरेज लिखते हैं। तो मुझे बताया गया कि जी पिछले साल जुलाई में ये वेदर था और आपने 1500 के लगभग यूनिट इस्तेमाल किए और इस बार उन्होंने दावा किया है कि जुलाई में ये टेम्परेचर है जो कि ऑलमोस्ट सेम ही है, 1-2 डिग्री का फर्क है, मगर वो क्लेम कह रहे हैं कि मैंने 2600 से जायद यूनिट इस्तेमाल किए। अब 1100 यूनिट मजीद इस्तेमाल करने के लिए या तो मेरे घर में AC और पंखे और चलेंगे, वो तभी चलेंगे जब घर में और लोग आके रिहाइश पजीर हो जाएंगे, चूंकि और कमरों में लोग रहते हैं तो और कमरों के अंदर अप्लाइंसेस चल रही हैं, या मैंने कोई ऐसी भारी हैवी वोल्टेज यूजेज वाली नई अप्लाइंस घर में लगाई हो। तो ना मेरे घर में कोई नया AC या नया फ्रिज आया है और ना मेरे घर में लोगों की तादाद बढ़ गई है पिछले 1 साल में, जो ये दावा किया जा रहा है। तो वैसे तो हो सकता है कोई इंसान सिर्फ ये देखे सुने खबरों में कि जी बिजली महंगी हो गई तो हो सकता है मेरा बिल ज़्यादा आया हो। तो मैं अपनी ट्वीट के जरिए आवाम को बताना चाह रहा था कि ये भी गौर करें, बिजली की कीमत अपनी जगह, ये भी गौर करें कि दावा क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक के आपने यूनिट कितने इस्तेमाल किए और उसका मवाजना करें कि पिछले साल जब ऐसे ही मौसम था, ऐसी हालात थे, आप कितने यूनिट इस्तेमाल कर। तो जिब्रान साहब अगर ये इस तरह का कोई इशू हो बिल में तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर है या कोर्ट्स हैं वो क्या मदद कर सकती हैं, कुछ कर सकती हैं वो? अब जब यूनिट्स के ऊपर इशू आता है, डिस्प्यूट आता है कि मीटर जो सही यूनिट रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं, या ये यूनिट एग्जैजरेट किए गए कि नहीं गए, तो इसकी जो इंक्वायरी का प्रॉपर फॉर्मेट है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 1910 का, जिसके सेक्शन 26 के तहत आपके जो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर होते हैं, कराची में 2 हैं, कराची रीजन 2, नाजमाबाद में दफ्तर है, कराची रीजन 1 PF चैप्टर सिटी स्कूल के नज़दीक दफ्तर है। वहाँ पर जाके आप शिकायत देते हैं, जिसके बाद उनका एहलकार इंस्पेक्टर साहब खुद सर्वे करने आते हैं, आपके घर की पूरी सर्वे रिपोर्ट बनाते हैं और अगर उनको लगता है कि मीटर सही सी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर रहा, कोई गड़बड़ है, तो वो अपनी आगे रिपोर्ट पेश करता है, जिसके बाद हो सकता है कि आपके बिल में कोई कमी आ जाए।
मगर ये प्रोटेक्शन वो आपको नहीं दे सकते कि जब तक उनकी सर्वे रिपोर्ट आएगी, जब तक ये सारी इंक्वायरी होगी और तब तक आप मौजूदा बिल नहीं देंगे तो उस असना के अंदर के लेटर लगा के कहीं आपकी बिजली ही ना काट ले। उससे रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि आप फिर हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट के अंदर आप आईनी पिटिशन फाइल करके इस तरह की प्रोटेक्शन लेते हैं कि जी मेरे बिल पे कोई मसला है तो फिलहाल दरख्वास्त है कि महकमे को कहा जाए कि मेरी बिजली ना काटे। और आपको पता भी है कि आजकल ये कैंपेन की जी डिफॉल्टर्स हैं तो बिजली काट रहे हैं पूरे कराची में जगह जगह शुरू हो रही है और आवाम शदीद गुस्से में है और अनफॉर्चुनेटली वायलेंस हुआ है और कई जगह पे के इलेक्ट्रिक के जो बेचारे गरीब वर्कर हैं जो सिर्फ ऊपर मैनेजमेंट के ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं उनके साथ जो है फिजिकल वायलेंस हुआ, जबकि उनका कोई कसूर नहीं है। ना वो पॉलिसी बनाते हैं, ना वो बिजली महंगी करते हैं, ना वो यूनिट्स की कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ करते हैं। उनका काम है कि जो मैनेजमेंट ने कह दिया वो जाके इन्फोर्स करे और मैनेजमेंट जो है वो कभी भी पब्लिक मीटिंग प्रेफर नहीं करती, आवाम के सामने अपने आप को पेश करने से भागती है, कभी भी स्टेक होल्डर आवाम को बना के फैसले नहीं करती और हमेशा एक फरारी इख्तियार करती नजर आई है। तो ये तो तरीका ऑफ कोर्स कहीं नहीं है कि वायलेंस के ऊपर हम उतर आएं और या हम बिलों को आग लगा दें और सिविल नाफरमानी की कोई मूवमेंट शुरू कर दें। उससे बेहतर ये होगा कि ऑलरेडी इन प्रोटेस्ट को देखते हुए बजाय इसके कि इस नहज तक बात आए, हुकूमत इसमें इंटरवीन करे, हुकूमत को इसके अंदर पॉलिसी निकाले और हुकूमत कम से कम इतना रिलीफ आवाम को तो दे कि जी जब तक आपके 3 महीने के बिल ओवर ड्यू ना हो तब तक कोई आपकी बिजली काटने ना आए। ये जो 1 महीने के ओवर ड्यू बिल पे आपकी बिजली आके कट जाती है, बहुत बड़ा प्रेशर है, जिंदगी का पहिया रुक जाता है। राइट टू इलेक्ट्रिसिटी इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। इन दो चीजों को आप जुदा नहीं कर सकते एक दूसरे से। लाइफ है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जी। इस राइट टू लाइफ को कम से कम जिंदा तो रहने दें हमें। और वाकई 3-4 महीने के बाद अगर कोई बंदा जो है वो नहीं भर पा रहा तो फिर कुछ इस तरह की करके करे। बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया जबरान साहब। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। समंदर पार पाकिस्तानी या जिनको हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कहते हैं वो मुसलसल अपने वतन से मोहब्बत का मुजाहरा करते रहते हैं और अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों ने पहले शिकागो और अब ब्रुकलिन में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से 2 सड़कें जो है वो मंसूब कराईं। इसी तरह वर्जीनिया के एक कस्बे का नाम लाहौर, सेंट एंटोनियो में जो है वो पेशावर स्ट्रीट, एरिज़ोना में कश्मीर रोड मौजूद है। और अब इनकी कोशिशों से बेसिकली हुआ ये है कि क्वींस न्यूयॉर्क में एक सड़क को अलामा इकबाल एवेन्यू का नाम दे दिया गया है। अब इस मौका पर एक तकरीब हुई जिस दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद हुए, लोगों ने बड़ा खुशी का इजहार किया। ये अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप है और इनके बानी हैं, सदर हैं अली राशिद साहब। इनको हमने आज प्रोग्राम में मदऊ किया और इनसे हम जानेंगे कि ये कोशिशें किस हद तक रंग ले आई और क्या क्या एम्बिशियस प्लान्स हैं इनके कि पाकिस्तान को अमेरिका में लोगों से मुतारिफ कराया जाए और पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स के बारे में उनको इस तरह सड़कों के नाम रखकर और इस तरह से पब्लिक प्लेसेस मकामात पर जो है उनकी नुमाइंदगी देकर उनको दुनिया के आगे मजीद उनका नाम फैलाया जाए। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम सलाम, क्या चला? बिल्कुल ठीक ठाक है सर। ये बताएं कि ये जो सारी जगह मैंने बताई हैं ये कितने अरसे में ये काम हुआ और किस तरह से इसका ख्याल आया आपका? एडवोकेसी ग्रुप बेसिकली इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर के काम करता है पाकिस्तान के हवाले से? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को दावत दी। जो अमेरिकन पाकिस्तान एडवोकेसी ग्रुप है हमने इसको 2019 में फाउंड किया था और इसके 4 मेन गोल हैं। वन मेन गोल है कि हम जो अपने वुमेन और यूथ को एम्पावर करें। सेकंड गोल है कि जो अपनी कल्चर और हेरिटेज है इसको ज़रा हम तो लोकल अमेरिकन इन पे फोकस करें। और तीसरी जो चीज़ है सिविल एंगेजमेंट, लोकल पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हों। और जो चौथा इसका पिलर है वो बेसिकली कि जो अपने यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोफेशनल है उसको हम ज़्यादा प्रमोट करें। तो ये जो अल्लामा इकबाल एवेन्यू का ये हमारा 2 साल से पहले हमारे पास एक सोच आई कि हम क्या कर सके अपनी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानी के लिए और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो न्यूयॉर्क में अमेरिका में रहती है। तो कोविड में हमने एक बहुत काम स्टार्ट किया था, बहुत ज़्यादा फूड डिस्ट्रीब्यूशन टू फर्स्ट रिस्पॉन्डर। तो वो भी हमें ख्याल आया कि व्हाट कैन वी डू टू मेक इट इवन मोर इम्पैक्ट। तो उससे फिर हमने इसको एक प्रोसेस स्टार्ट किया कि हम इसको एक जगह को जो ज़िंदगी भर रहे कि हमारा पास मोहम्मद अली जिन्ना है कि हम क्वींस में एक अल्लामा इकबाल एवेन्यू स्टार्ट करें। तो उसको फिर एक बहुत बड़ा प्रोसेस था जिसमें
वो कोविड में मेरा जो काम था वो बहुत सराहा गया था। मैं जो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वहाँ पे माइक पोम्पियो, उन्होंने रिकग्नाइज किया था। और हम जो फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर ऑनर्स लिस्ट इज़ वन ऑफ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे न्यू अमेरिका से गए थे, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 60 to 70,000 मील और ऑलमोस्ट 10 से 15,000 फ्रेश हार्ट मील यहाँ पे लोगों में तकसीम किए थे ड्यूरिंग कोविड। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया, क्योंकि वो हमारा एक जगह थी जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो हमने वहाँ पे क्या किया कि हमने जो अपने सिटी काउंसिल मेंबर को हमने वहाँ पे अप्रोच किया, एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन स्टार्ट की। तो उसको हमने ज़्यादा पिच किया जो न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल के है, क्योंकि ये प्रोसेस इतना सिंपल प्रोसेस, पहले आपको एक प्रोसेस करना पड़ता है। जो कम्युनिटी बोर्ड होता है इलाके का, उस वहाँ पे जाके अप्रोच करना पड़ता है। उनकी अप्रूवल के बाद आप जो न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल को है वो आपको रेजोल्यूशन सबमिट करती है न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल में। फिर ये काउंसिल जो है ये स्पीकर के थ्रू जाता है, और जब स्पीकर में इसको प्रेजेंट करती है न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल में, वोट होता है, वोट होकर वो अप्रूव होता है। और उसके बाद फिर इसको मेयर जो है न्यूयॉर्क सिटी का मेयर वो साइन करता है। और उसके बाद ये एक प्रोसेस जो इलामा इकबाल एवेन्यू वो अल्हम्दुलिल्लाह इज़ अ हिस्टोरिक थिंग। और तो अली साहब, इस स्पेसिफिक जगह को आपने चूज़ किया कि जी अल्लामा इकबाल एवेन्यू बनाया जाए, एक तो स्पेसिफिकली इस जगह को चूज़ करने की क्या वजह थी? क्या सिर्फ यही वजह थी कि आप लोगों ने यहाँ पर अपना जो मुख्तलिफ कोविड में काम किए थे वो वजह बनी, या इसके अलावा कोई स्पेसिफिक वजह थी इस जगह को चुनने की? जी, इसी जगह में, क्योंकि ये जो क्वींस में सबसे डाइवर्स एरिया है, इसमें पाकिस्तानी भी हैं, इसमें अपने पंजाबी भी हैं, बांग्लादेशी में, इसमें बहुत डाइवर्स है, वन ऑफ द डाइवर्स कम्युनिटी है। तो इसमें हमने इसको चूज़ किया क्योंकि पाकिस्तान की ये एक सबकी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है उस इलाके में। तो इसलिए हमने इसको चूज़ किया। और इसमें दूसरा जो काम का कंटिन्यू हम जो अपना जो सोशल वर्क का काम है वही कंटिन्यू उसको जारी रख रहे हैं। हम एवरी महीने कोई ना कोई ड्राइव लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, फूड ड्राइव, बैक टू स्कूल ड्राइव, जैसे बच्चों का स्कूल आ रहा है, हम फ्री मुसलसल एक्टिविटीज, इसका मतलब है यहाँ पर होती रहती है। जी ग्रेट। तो अब इस नाम को रखने का इम्पैक्ट क्या होगा? अल्लामा इकबाल फीडबैक क्या आ रहा है आप लोगों को? देखेंगे या देख रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट उसका सामने आ रहा है आपके? जी, सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है कि जो यहाँ पे लोकल हमारे जो यूथ हैं, जैसे जो यहाँ पाकिस्तानी जो अमेरिकन यहाँ पे बोर्न हुए हैं, उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिलती है, उनको एक आइडेंटिटी मिलती है कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल एवेन्यू, उनका रिप्रेजेंटेशन है। और उसका जो सेकंड इम्पैक्ट जाता है कि जो लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि पहली जनरेशन आती है, दे वर्क हार्ड और वो स्ट्रगल करती है, दे नाउ टू गेट इन्वॉल्व इन मोर ऑफ अ बिगर प्रोसेस, कि जो हम अपने लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हों और अच्छी पोजीशन हासिल करें, तो उसको एक किस्म का एक इनकरेजमेंट मिलता है। तो आप देखेंगे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। हमारे जब किया था तो वहाँ पे वी हैव अ लॉट ऑफ यूथ रिप्रेजेंटेशन। और इसका जो थर्ड इम्पैक्ट जाता है, जो लोकल नॉन पाकिस्तानी जिनको नहीं पता इलामा इकबाल एवेन्यू का, उनको पता चलता है हु इज़ इलामा इकबाल, कि पाकिस्तानी एग्जिस्ट है, पाकिस्तानी आइडेंटिटी है, दे गिव बैक टू द कम्युनिटी। पहले तो एक था कि वहाँ पे काम होता है, पर कि अमेरिका में पाकिस्तान इज गिविंग बैक। सही है। तो वहाँ पर सिर्फ ये एक बोर्ड लगा हुआ है अल्लामा इकबाल एवेन्यू का, या वहाँ पे कोई इस तरह की, जैसे हमारे यहाँ पे हम देखते हैं ना स्ट्रीट आर्ट होता है, कोई अल्लामा इकबाल की तस्वीर हो, कोई शायरी हो, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं? जी, उसमें माशाल्लाह हमने पूरा एक स्ट्रीट आर्ट बनाया है, जिसमें हमें इलामा इकबाल का, पाकिस्तान का, और हमें इलामा इकबाल का जो शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, उसको उर्दू में भी और इंग्लिश में भी पूरा वो लिखा है, ताकि वो एक किस्म का मुराल बन गया, एक किस्म का वहाँ पे भी लोग आते हैं, एक किस्म का एक साइड के आते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं, फ़ोटो भी लेते हैं। तो इट्स अ होल काइंड ऑफ अ स्मॉल एक चीज़ बन गई है कि ताकि वो लोग उसको आए, इलामा इकबाल भी देखें और उसका मुराल भी देखें, जिसको कहती है। तो कोई रेजिस्टेंस नहीं आई इस पूरे प्रोसेस में? जी, रेजिस्टेंस तो आती है हर चीज़ में, तो स्पेशली क्योंकि पर हमारी जो ग्रुप है अमेरिकन पाकिस्तान एडवोकेसी ग्रुप, वी वर्क थ्रू इट, क्योंकि हमने पिछले 4 साल में बहुत यूनिक काम किए हैं अमेरिका में। तो रेजिस्टेंस तो आती है, पर उसमें क्या होता है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है, और उसको थोड़ा सा आपको यू हैव टू चेंज लिटिल बिट, क्योंकि जब मैंने पहली बार थोड़ा सा ओरिजिनल किया था तो देयर वाज रेजिस्टेंट, तो बट हमने उसको थोड़ा ज़्यादा सबमिट किया, उसको जो प्रेजेंटेशन है हमने ज़्यादा अच्छी बनाई और उसको ज़रा प्रमोट किया, और लोगों को पता था कि हम जो काम यहाँ पे कर रहे हैं इज़ अ वेरी गुड वर्क, सो हमारा भी एक किस्म का नाम होना चाहिए। तो वो तो होती है, पर इट्स ऑल गुड, क्योंकि अमेरिका इज़ अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी भी है, और बल्कि रेजिस्टेंट कम है, सपोर्ट ज़्यादा है हर कम्युनिटी से। आप देखेंगे जब हमारी तकरीब हुई, हमारे पास हर कम्युनिटी का बंदा, अपने पंजाबी सरदार भाई भी थे, गानीज, करीबियन, इंडियन, जितने भी लोग थे उस कम्युनिटी के इलाके के, बांग्लादेशी लोग, गोरे जो वाइट अमेरिकन, काउंसिल मेंबर, असेंबली मेंबर, सब वहाँ पे आए थे, बिकॉज वो दे वांट टू शो कि
हम जो अमेरिकन पाकिस्तानी की ग्रुप है वो इतना काम कर रही है, इट्स जस्ट ओनली टू गिव बैक कि हम दैट्स समथिंग बैक टू रिप्रेजेंट द पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी। बिल्कुल सही है जी, बहुत हम आपको शुक्रिया अदा करेंगे अली राशिद साहब, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। और आपके एडवोकेसी ग्रुप भी हम दाद देंगे कि वो अपनी ये कोशिशें कर रहे हैं और लगे हुए हैं, पाकिस्तानी जो लीडरान हैं, पाकिस्तानी जो फाउंडिंग फादर्स थे उनसे मुतारिफ करा रहे हैं दुनिया को इस तरह की एक्टिविटीज़ करके। तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। एक बड़ी ख़ास शख्सियत से मुलाकात करवानी है और ये शख्सियत है यूके में। अब ये शख्सियत कौन है ये हमें बताएंगे हमारे यूके के ब्यूरो चीफ हैं जनाब गुलाम हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम गुलाम हुसैन साहब, बताइए कहाँ मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है? हमारे साथ जो है वो उस्मान चीमा साहब मौजूद हैं, तैयबा चीमा साहब मौजूद हैं, लेकिन इनकी जो साहबजादी है महानूर चीमा, जिसने जो है वो पाकिस्तान का सर जो मैं कहूँगा फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। उन्होंने GCSE के एग्ज़ाम के अंदर बरतानिया में 34 A+ ग्रेड लिए हैं, जो कि मेरा ख्याल है किसी भी पाकिस्तानी के लिए सबसे बड़ा एजाज़ है। इससे कबल जो है वो इस तरह का रिकॉर्ड हमने नहीं देखा, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो एक बच्ची ने जो है वो कायम किया है। और इसीलिए जो है वो पाकिस्तानी समेत दुनिया भर का जो मीडिया है वो जानना चाहता है कि इस होनहार बच्ची ने जो है वो कारनामा कैसे सर अंजाम दिया। ऑब्वियसली जो इनके पेरेंट्स हैं, प्राउड पेरेंट्स मैं कहूँगा, उनका बहुत बड़ा किरदार है। जिस तरीके से उन्होंने बच्चे की अपब्रिंगिंग की, जिस तरीके से उसकी एजुकेशन को ये साथ लेकर चले, उनका टाइम टेबल बनाया। तो आज हम जो है वो आज के जो मॉर्निंग शो का हमारा सेगमेंट है उसके अंदर हम बच्ची से भी बात करेंगे और उनके जो वालिदैन हैं उनसे भी बात करेंगे। तो मैं कहूँगा कि ओवर टू अवैस मंगलवाला और शिफा यूसुफजई, जो वो हैं वो खुद जो है वो बच्ची से बात करें, उनके वालिदैन से खुद सवाल करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप वहाँ पर पहुँचे। चलो जबरदस्त भाई, सारी तमीज़ कैमरा इनके सामने। शिफा, इतना रिजल्ट अच्छा है, कभी आपको कोई टेंशन तो नहीं हो रही ना? मेरा रिजल्ट, ये जो बच्ची का रिजल्ट है 34 A वाला, तो आपको अपना रिजल्ट तो याद नहीं है? मेरे मैट्रिक के नंबर तो कमाल थे भाई। फिर उसके बाद मामला खराब हुआ। उसके बाद फिर जरा दाएं बाएं हो गई मैं, लेकिन मैट्रिकुलेशन में तो मेरे अच्छे जबरदस्त नंबर थे और बाद में भी कई अच्छे आए। वो 2 साल जो थे FSC के, उसमें जरा थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे हो गई, लेकिन हमारे साथ मानूर है और जबरदस्त गुलाम हुसैन साहब ने एक्सप्लेनेशन दी है कि भाई वो कहाँ पर मौजूद हैं। और हम भी अब थोड़ा सा चस्का ले लें, जरा बात करें, जाने कि कैसे 34 A+ आते हैं किसी के एग्जाम में। हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला और हमें बड़ी खुशी है कि 92 में टाइम निकाला और हमारी बेटी की जो सक्सेस है और जो उसने रिकॉर्ड अचीव किए हैं उनको सेलिब्रेट करने में हमारा साथ दिया। सर ये जो बच्ची ने काम ही ऐसा किया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सबसे पहले हम मानूर की तरफ आते हैं। भाई मानूर साहिबा, ये बताइए कि ये जो आपने 34 सब्जेक्ट्स में A* लिया है, ये सब्जेक्ट्स थे कौन कौन से? मेरे सब्जेक्ट्स थे लैटिन, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथ्स, फर्दर मैथ्स, क्लासिकल सिविलाइजेशन, ग्रीक, एडिशनल मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ड्रामा, कोर मैथ्स, टेक्सटाइल्स, ICT, physics, chemistry, biology, maths, English, literature, English language, French, German, commerce, business, environmental management, statistics। क्या बात है भाई, जबरदस्त जबरदस्त। ये वो सब्जेक्ट्स नहीं, बहुत से लोगों ने इस पे चमगोइयाँ ये शुरू कर दी थी कि भाई ये वो सब्जेक्ट्स होंगे, वो जो होता है ना आर्ट क्लास और डांस क्लास और म्यूजिक क्लास, और ये वो वाले सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपने पढ़ना है, एग्जाम के लिए तैयारी करनी है और फिर एग्जाम बाकायदा तौर पर देना है। तो ये मानूर, इतने सारे डाइवर्स सब्जेक्ट्स हैं, सारी दुनिया के इसमें सब्जेक्ट्स आ गए, इतने डाइवर्स सब्जेक्ट चूज करने की क्या वजह थी? मेरा दिल था कि मैं स्कूल के करिकुलम के बियॉन्ड ग्लोबल सिटीजन बनूं और मुझे अवेयरनेस हो हर टॉपिक पे, और हर टॉपिक पे मैं इतनी हूँ कि मैं बात कर सकूँ हर टॉपिक पे। इसलिए ओके, तो ये जो सारे 34 सब्जेक्ट्स हैं, ये आपने चूज कैसे किए? 34 सब्जेक्ट्स क्योंकि कोई चूज नहीं करता है। क्योंकि साइंसेज में तो मेरा इंटरेस्ट था, तो
साइंसेस, साइकोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट्स तो मैंने ऑटोमेटिकली ले लिए। मैथ्स भी मेरा पैशन है, आई एम वेरी गुड एट मैथ्स, तो मैथ्स भी ऑटोमेटिकली फिर मैंने सेलेक्ट कर दिया। और बाकी सब्जेक्ट्स इतने थे कि मुझे हर टॉपिक पे बेसिक लेवल पे अवेयरनेस होनी चाहिए। तो लैंग्वेजेस में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, सो आई टुक 5 लैंग्वेजेस। सही है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूरा दिन देखूं तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे और आपके सब्जेक्ट्स हैं जी 34। अगर आप हर सब्जेक्ट को 1 घंटा दें तो भी 24 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं आपके, जो कि खत्म हो जाएंगे, आप तैयार कर लेंगे, दिन खत्म हो जाएगा, सब्जेक्ट खत्म नहीं होंगे आपके। तो आपका स्केड्यूल क्या होता था, कैसे टाइम आप मैनेज करती थी, ये क्या फॉर्मूला है? मेरा ये है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव है। मैं टाइम वेस्ट करने के टाइम वेस्ट नहीं करती और मैं हर वक्त कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव और मैं अपने टाइम को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करती हूँ ताकि मेरे सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इक्वली टाइम मिले और मैं सारे कवर कर सकूँ। ज़बरदस्त। पर टाइम मैनेजमेंट की बात है, बच्चों देख रहे हो जो हमारा सेगमेंट, अगर कोई देख रहा है या बाद में देखेगा सोशल मीडिया पर, टाइम मैनेजमेंट सीख लो। तो मुझे बताइएगा मानूर, वो शेड्यूल होता क्या था, मतलब किस टाइम पर सोती हैं, किस टाइम पर खाना खाती थी, थोड़ा सा अगर एलैबोरेट कर सकें ताकि हमारे जो यंग स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो ज़रा समझ सकें। मैंने स्कूल वर्क के दरमियान में इनको मैनेज किया। तो मैं स्कूल से आके मेरी रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट है इन दैट कि मैं 2 बजे रात को सोती हूँ और फिर शाम को स्कूल के बाद आके 3 घंटे सो जाती हूँ ताकि मेरी थकावट कम हो जाए और मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव। अच्छा, सही है, सही है। ओके। अच्छा, अब A* का मतलब है कि आपने उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया, आप उसकी एक्सपर्ट हो गई, लेकिन एक इंसान इतने सारे सब्जेक्ट्स का एक्सपर्ट कैसे हो सकता है? हाउ इज़ दैट पॉसिबल? मेरे लिए इंफॉर्मेशन रिटेन करना और इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और मुझे जनरली जो मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं मुझे उनमें इंटरेस्ट भी था, तो मेरे लिए ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था इतने सारे सब्जेक्ट्स को रिटेन करना। और सही है, ठीक है। अच्छा मानूर, ये तो आपने चले कह दिया कि आपके लिए ये बड़ा आसान था, लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ क्या थी व्हाइल यू वर टेकिंग दीज एग्जाम्स? मेरे लिए प्रॉब्ली सबसे मुश्किल ये था कि सब्जेक्ट्स तो मैंने और भी करने थे, मेरे लिए बहुत ये डिस्करेजिंग था कि मैं इतनी मैंने ऑब्स्टिकल्स फेस की इनको करने में, ये प्रॉब्ली मेरे लिए सबसे अपसेटिंग चीज़। सही है, और वो ऑब्स्टिकल्स क्या थे? ऑब्स्टिकल्स थे कि कभी कभार टाइम टेबल क्लैशेस आ जाते थे और मुझे सिर्फ ब्रिटिश सिस्टम में ये है कि आप सिर्फ 4 PM तक एग्जाम्स कर सकते हैं और 4 PM के बाद आपका कट ऑफ पॉइंट है। तो दिन में अगर मेरे 3 भी एग्जाम्स हैं तो मैं 4 PM तक पहुंच जाती थी और मुझे काफ़ी सब्जेक्ट्स ड्रॉप करने पड़े। सही है, सही है। अच्छा, और इस चीज़ को आपने डील कैसे किया फिर? फिर हमने स्कूल से बात की और हमने इंडिविजुअल एग्ज़ाम बोर्ड्स को फ़ोन किया ताकि वो हमारे टाइम टेबल को इस तरह ऑर्गेनाइज कर दें कि मैं जो भी पढ़ना चाहती थी और जिसके एग्ज़ाम्स देना चाहती थी वो मैं कर सकूँ। ओके, तो ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के मतलब आप बोर नहीं हो जाती थी कभी? नहीं, मुझे आई लव लर्निंग न्यू थिंग्स, आई लव अब्सॉर्बिंग नॉलेज एंड आई लव बीइंग अ ग्लोबल सिटीजन एंड बीइंग अवेयर ऑफ एवरीथिंग। तो मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग था और मैंने अपनी चॉइस से इतने सारे सब्जेक्ट्स किए, लेकिन मैं हर वक्त नहीं पढ़ती मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट भी बड़े हैं। मैं आई प्ले द पियानो, आई स्विम, आई डू चेस, हॉर्स राइडिंग। तो मैं वर्क हार्ड, प्ले हार्ड, बहुत अपना एथिक। सही है, हर वक्त नहीं पढ़ती, वो कह रही है। 34 सब्जेक्ट्स आप पढ़े आपने, उसके बाद ये स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग और ये सारी चीज़ें, आपने जो शेड्यूल बताया था उसमें तो सिर्फ वर्क ही था, तो ये बाकी चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं ये? मेरी इंफॉर्मेशन एब्जॉर्प्शन काफ़ी फास्ट है, तो फिर मुझे कम टाइम में ये सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाती हैं, तो फिर मैं अपने फ्री टाइम में बाकी चीज़ें कर सकती हूँ। मतलब मेरा इतना स्टडी ओरिएंटेड स्केड्यूल नहीं है जितना 34 सब्जेक्ट्स सुन के लगता है। क्या बात है, जाने ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि अभी जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं उनको अपना फॉर्मूला बताएं, थोड़ा सा A* लेने का कुछ तरीका बताएं। A* लाने का यहाँ पे तो हड़तालें हो रही थी कि हमारे नंबर ठीक नहीं आए। फॉर्मूला ये है कि आप सेल्फ स्टडी करें। आई डोंट बिलीव इन यूट्यूब वीडियोस और ट्यूटरिंग और एनीथिंग, इट्स ऑल डाउन टू यू। और आप जब एक टारगेट सेट कर लें तो आप उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। आप ये ना करें कि आप कहें मैंने A* लेने हैं और फिर हार्ड वर्क आपका ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब हम आपकी मदर की तरफ आते हैं जी, तैयबा साहिबा। ये बताइए कि आपका रोल क्या था और इस कामयाबी में आपका रोल क्या था, क्योंकि पढ़ाया सुना है कि सारा कुछ आपने ही है। मानो के टोटल स्पेसिफिकेशन की प्रिंटिंग करना और उसके सब्जेक्ट्स के कंटेंट्स इकट्ठे करना,
और उसके टाइम मैनेजमेंट करना कि किस टाइम पे अगर हम इतना पढ़ें तो हमारा ये सब्जेक्ट 10 डेज़ में। हम नॉर्मल ऐसा नहीं करते कि कोई 4 सब्जेक्ट एट ए टाइम शुरू कर लिए, हम एक सब्जेक्ट पकड़ते हैं और उसको डे एंड नाइट करके जितना भी हमारे पास अपने टाइम अपना कमिट किया होता है कि पढ़ने, हम उससे एक सब्जेक्ट को ही कवर करते हैं। वो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट होता है कि 10 डेज़ में कवर हो जाए। तो इसलिए ये नहीं है कि इसने सिर्फ 34 सब्जेक्ट्स किए हैं और सिर्फ पढ़ा है, बल्कि इसने अपने फ्रेंड्स के साथ सिनेमा, कॉन्सर्ट, इस तरह के इसके बाकी काफ़ी भी शौक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आप जब पढ़ाती थी मानूर को तो आपका भी तो सब्जेक्ट्स का जो नॉलेज है वो ज़रूरी है, तो आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स समझ आ जाते थे? आप भी एक्सपर्ट हो गई होंगी अब तो। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो बस हम दोनों मिलके पढ़ते हैं, कहीं पे वो स्टक हो जाती है, कहीं पे मैं स्टक हो जाती हूँ, तो दोनों जब मिलके करते हैं तो कंबाइंड स्टडी में वो काफ़ी हेल्प हो जाती है। ओके, अच्छा उस्मान साहब आपकी तरफ आते हैं जी, आपका क्या रोल था? ठीक है, मतलब फीस वगैरह तो आपने ही भरनी थी, लेकिन उसके अलावा क्या रोल था आपका? भाई घर में बाप का जो रोल है मेरा वही बिल्कुल रोल था। सब्जेक्ट जब डिसाइड हो रहे थे तब भी हम इकट्ठे बैठते थे, बेटी जब स्केड्यूल बनाती थी तब भी हम इकट्ठे थे। तो सारी चीज़ें मेरी नज़र से सामने से होती थी और मैं, मेरी बेटी और मेरी बेगम हम एक कंसेंसस पॉइंट पे इकट्ठे हो जाते थे और फिर उसके बाद अल्लाह का नाम लेके हम उसको टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते थे और अल्लाह ताला ने उसी में बरकत दी और हम कामयाब भी हो गए। आई वुड लाइक टू ऐड कि मेरे पापा का जो सबसे बड़ा रोल था वो हमें एग्जाम्स टू एंड फ्रॉम ड्राइविंग था। दिन में 6-6 घंटे बाबा सिर्फ ड्राइविंग ही करते थे, एक एग्जाम सेंटर से दूसरे एग्जाम सेंटर मुझे लेके। वाह। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि आप दोनों पेरेंट्स जो हैं, आप लोगों को कब पता चला, मानूर की किस एज में पता चला कि शी इज़ अ गिफ्टेड चाइल्ड, और फिर उसको नर्चर करने के लिए आप लोगों ने क्या किया? ये जब ऑलमोस्ट 1 साल की थी तो बजाय इसने वर्ड्स बोलने के स्ट्रेट अवे इसने सेंटेंसेस शुरू कर दिए। अच्छा। और वो सबसे अमेजिंग था कि सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलती थी और ABC इसने फ़ौरन याद कर ली। ये छोटी छोटी चीज़ों से आइडिया होता गया और 2009 में, ये 2007 की बॉर्न, और 2009 में मेरे फादर के डेथ हुई तो उस पर इसने, मैं रो रही थी तो कहती है कि अम्मा आप क्यों परेशान है, आई एम हेयर। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए वो इसने हक करके तो ये पॉइंट मुझे बोला। तो बड़ी सेंसिबल उसके लिए 2-3 साल के बच्चे के लिए सेंटेंस था। वैसे ये बचपन से ही हम देखते आ रहे थे ना जी कि ये एक गिफ्टेड चाइल्ड है, टैलेंटेड है और ये है कि बस थोड़ा सा पॉलिश करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि मेरी वाइफ की इसमें 99% कंट्रीब्यूशन है। शी इज अ मास्टर डिग्री होल्डर फ्रॉम पाकिस्तान, मास्टर डिग्री होल्डर फ्रॉम SOAS UK, और मेरे से ज़्यादा अच्छी रिक्रूटेड जॉब ऑफर हुई उनको, लेकिन शी डिक्लाइंड और उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए वक्त की। माशाल्लाह। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी फैसले पे हमें पछतावा नहीं है बल्कि फ़ख्र है कि हमारी बेटी ने पूरी दुनिया में रिकॉर्ड कायम कर दिया और यानी वो पाकिस्तान के लिए भी काबिल फ़ख्र बनी और पेरेंट्स के लिए भी। क्या बात है भाई, अब तो सारी यूनिवर्सिटीज आगे की जो देख रही हैं, जिन्होंने इनके बारे में खबरें पढ़ी हैं, वो सारे तो इनके कदमों में हैं। अब ये हार्वर्ड, आईवी लीग शीक तो इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ हर। माशाल्लाह। ये भी बताएं कि जो बाकी सिबलिंग्स हैं उस्मान साहब, वो कितने हैं, किस एज के हैं, वो क्या कर रहे हैं, इनमें कंपटीशन तो नहीं हो जाता? वैसे भाई एक मानूर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी छोटी बेटी है 13 ईयर्स की और वो अब शुरू करने लगी है GCSE, उसका पहला साल शुरू होगा। तो अब ऐसा है कि ग्रेड 8 में उसने जब वो एग्जाम दे रही थी तो साथ उसने GCSE के सब्जेक्ट कवर करने शुरू कर दिए हैं। तो इस दफा उसने भी 5 एग्जाम दे दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी 5 के 5 में उसके 8 कार्ड्स हैं। तो she's following the footsteps of her elder sister. माशाल्लाह। और सबसे छोटा बेटा है जी, तो वो अभी छोटा है, क्लास 4 में आया है। तो बस अब ये मेरा ख्याल है मानो से थोड़ी सी अटेंशन डाइवर्ट होनी है तो उसकी तरफ जानी है, तो इंशाल्लाह he will also be following the footsteps of his elder sisters. सही है, ठीक है। अच्छा, अब जरा आप अपनी तरफ भी आए ना, जरा आप दोनों की तरफ भी आते हैं जो पेरेंट्स हैं, कि आपके क्या तरीका कार था, आप लोग पढ़ाई में कैसे थे और कितने स्टार्स वगैरह आप लोगों के आए थे? पहले उस्मान साहब आप बताइए ना। भाई
मतलब मैं कहना नहीं, मतलब वो मेरा बनता नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ओके। ठीक है जी, मैं कभी भी कोई बी ग्रेडर नहीं रहा, आई वाज ऑलवेज एन ए ग्रेडर। और जब मैंने बाहर किया तो बाहर के भी 2 सब्जेक्ट में मैंने अपनी क्लास में टॉप किया, तो आई वाज ओके जी। ठीक है, और ये चीज़ मेरा ख्याल है हमने अपने वालिदैन से ली, दोनों फैमिलीज ने। मेरी वाइफ के पूरी फैमिली जो है वो भी सारे सिविल सर्विसेज में, 2 भाई हैं बड़े, और वो दोनों माशाल्लाह CSP ऑफिसर्स हैं। तो ये जीन्स में भी कुछ चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनसे मानव को फायदा पहुंचा। सही। और तैयबा साहबा आप? मैं ठीक थी, मैथ्स मेरा बड़ा अच्छा था। मेरा ख्याल है कि उसी वजह से बच्चों का मैथ्स बहुत ही अच्छा है। जैसे पाकिस्तान में कैंगरू कंपटीशन है और यूके में एक UKMT है। हाँ। और मेरी दोनों छोटी बेटी का उसमें डिस्टिंक्शन है और बड़ी बेटी मानूर का उसमें ट्वाइस इसका मेरिट आया है। और छोटे बेटे का भी मेंटल मैथ्स इतना अच्छा है कि कोई भी क्वेश्चन उसे दें तो वो पेंसिल को पकड़ते ही नहीं है। और 11 प्लस की वो तैयारी करते करते उसे मेंटल मैथ्स की बड़ी हैबिट हो गई हुई है। और ओवरऑल मेरा 2 सब्जेक्ट्स में मेरी भी डिस्टिंक्शन थी। माशाल्लाह। मैं ये सोच रही हूँ कि मानूर, अब मेरा सवाल मानूर से है कि आप ये बताएं कि आपने तो आइंस्टाइन को भी पीछे छोड़ दिया है, वो तो बेचारा बड़ी टेंशन में होगा कि ये तो मेरा रिकॉर्ड खराब करने लगी है बच्ची। ये क्या था? मैं 14 साल की थी और मेरी मामा ने एक दिन कहा कि यहाँ एक IQ टेस्ट भी होता है जो हमें करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी एबिलिटीज नज़र आती हैं। तो फिर मैंने वो टेस्ट किया और 161 आ गए। माशाल्लाह। तो अब आगे का A लेवल्स का आपका क्या प्लान है? A लेवल्स में भी होपफुली मैं कुछ रिकॉर्ड बनाऊंगी, लेकिन मेरा मेडिसिन ओरिएंटेड करियर होपफुली होगा। मैं ऑक्सफोर्ड एस्पिरेंट हूँ, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, पेरेंट्स, फिर से पेरेंट्स की तरफ आऊँगा। अच्छा, ये होता है बहुत ज़्यादा पेरेंट्स प्रेशर देते हैं कि जी बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आएँ, A स्टार्स आएँ, तो वो प्रेशर आप लोगों की तरफ से कितना था और वो प्रेशर फ़ायदेमंद होता है या नुकसानदेह होता है? प्रेशर एक्चुअली इस पे नहीं था। इसका जो भी मार्क्स आए हैं और वो बड़े हैरानकुन, कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसे हैं कि फुल मार्क्स हैं और कुछ में इवन कोई 5 लेस हैं, किसी में 4 लेस हैं, और इस तरीके से इसके मार्क्स हैं। वो चीज़ों को बड़ी जल्दी रिटेन करती है और एब्जॉर्ब करती है, और जो जब पढ़ती है वो टोटली फोकस्ड होती है कि वो पढ़ क्या रही है। ठीक है भाई, दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ फोटोग्राफिक मेमोरी। मुझे ऐसा लगता है कि ये मानूर जो है वो उसमें पूरा उतरती हैं। अच्छा, जो पेरेंट्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको क्या मशवरा देंगे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, फाइनेंसिस का भी मसला होता है, उनको क्या कहेंगे आप? सिर्फ वो बुक्स बाय करें और बुक्स बाय करके अपनी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक चलना शुरू करें और कंटेंट को देखें कि उन्होंने सिलेबस क्या कवर करना है, कौन सी बुक है जो सबसे ज़्यादा कंटेंट कवर कर रही है, और उसके मुताबिक अपने टारगेट्स को सेट करें कि हमने इतने टॉपिक्स इतने डेज में कवर करने हैं। सही। और मेरा ख्याल है कि बजाय आप 4 सब्जेक्ट्स डे में पढ़ें तो आप एक सब्जेक्ट को जब कवर करते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट की ज़्यादा समझ आती है। ठीक है। और उस्मान साहब, आप क्या मशवरा देंगे पेरेंट्स को? वैसे भाई ये बड़ा सिंपल है जी। पेरेंट्स के पास भी चॉइस बड़ी क्लियर होती है कि वो अपने रिसोर्सेज को उनका सही इस्तेमाल करें, और मेरा ख्याल है कि अगली नस्ल को पढ़ाने में और उसको यानी जो उनके गोल्स हैं उनकी अचीवमेंट में पेरेंट्स को डिवोटेड होना चाहिए, होल हार्टेड एफर्ट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक कर रहा है तो दूसरा उसकी टांगे खींच रहा है। ये नहीं होना चाहिए कि आप बच्चों को कहें कि जी उसकी कैपेसिटी है लेकिन हम उसको बर्डन नहीं करते। नहीं, बच्चा तो देखे ना, एक चीज है, आपने उसको लिया और आपने उसको पॉलिश करना शुरू किया तभी वो चमकेगी। तो मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने टाइम में से थोड़ा टाइम जरूर दें अपने बच्चों को, आप नजर जरूर रखें। मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेरी वाइफ डबल मास्टर्स हैं, यहाँ मेरे से ज्यादा अच्छी रिप्यूटेड जॉब्स उनको ऑफर हुई, लेकिन वो डिक्लाइन क्यों की कि हमें नजर आता था कि अगर हम दोनों घर से बाहर चले जाएं या दोनों यानी अपना अपना कैरियर शुरू कर दें तो फिर बच्चों का वो पोटेंशियल जो हम चाहते हैं एक्सप्लॉइट करें, जो चाहते हैं कि सामने आए, वो हम नहीं अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल। तो फिर मदर ने सेक्रीफाइस किया और मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आज मुतमिन हैं बतौर पेरेंट्स के, उनकी सेक्रीफाइस जो है वो अपना रंग ले आई
और बेटी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया, यूके यूरोपियन रिकॉर्ड बना दिए। तो मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा यानी करना चाहिए और सोचना चाहिए कि भाई ये अगली नस्ल है और हमने इसको पढ़ाना है, इसको आगे पहुंचाना है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर सोच आ जाए मुआशरे में तो हम बहुत जल्दी तरक्की याफ्ता मुल्क भी बन जाए। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। मानूर सीमा हमारे साथ मौजूद थी, 34 A स्टार्स लेने वाली तालिबा और आइंस्टाइन को पीछे छोड़ने वाले आइंस्टाइन ऑफ द डे भाई, आइंस्टाइन ऑफ द डे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाजरीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब आपको जरा लंदन की तरफ लेके चलते हैं। लंदन से पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तब्दीलियों का है भाई, लंदन और पाकिस्तान का और आपस में सियासत का बिल्कुल। और लंदन से बड़ी खबरें आ रही हैं। यहाँ पर ये ऐलानात हो रहे हैं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अक्टूबर 15 की तारीख। आपने वजीर आजम कह दिया, आप साबिक नहीं, आपने कहा वजीर आजम नवाज शरीफ साबिक वजीर। हाँ, तो वजीर आजम तो रहे हैं ना, अब इसमें तो 3 दफा रहे हैं भाई, जहन में नक्श हो जाती है एक चीज, जो एक फैक्ट है। तो वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो है साबिक, उनके वापसी की जो तारीख है वो अवैस को हंसी आ गई है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, नाजरीन ये जितना मुझसे इन्होंने साबिक करवाया, नून लीग वाले और मेरे खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन खैर हम बात कर रहे हैं कि उनकी वापस आने की जो तारीख है, और फिर ओवर द वीकेंड उनकी बड़ी अहम मुलाकात रही है अपनी पार्टी के वहाँ के जो भी सीनियर रहनुमा थे उनसे, और वहाँ पर क्या उस मीटिंग में डिस्कशंस हुई, क्या फैसले किए गए, वापसी की क्या तारीख है, फाइनल है क्या अक्टूबर में, या ये नवंबर भी हो सकती है और फिर आहिस्ता से थोड़ी सी और आगे भी हो सकती है। इस पर चमगोइयाँ चल रही हैं, इस पर हम बात करते हैं। और जरा पहले वहाँ की अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ लंदन गुलाम हुसैन साहब मौजूद हैं, एवन फील्ड के बाहर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलाम हुसैन साहब, बताइए क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट दे रहे हैं आप हमें? जी वैस आपने ठीक कहा कि लंदन में वैसे भी जो आजकल थोड़ी सी गर्मी जो है वो बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून का बरतानिया के अंदर हेडक्वार्टर बना हुआ है, हसन नवाज का दफ्तर है, यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि सियासी गर्मा गर्मी यहाँ पर अरूज पर है। यहाँ पर पाकिस्तान से भी मुस्लिम लीग नून के काफ़ी जो रहनुमा हैं वो आकर रोज़ मियां नवाज शरीफ से मिलते हैं, और शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी जो मुस्लिम लीग रहनुमा हैं उस वक्त उन्होंने लंदन में डेरे डाले हुए हैं। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो पोलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने के हवाले से भी मुशावरत हो रही है। इसके अलावा जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफान है, उसको जो है आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने किस तरह आवाम को जवाब देना है, किस तरह सामना करना है, ये सारे मामलात हैं जो यहाँ पर जो है वो डिस्कस होते हैं। इसके अलावा आपको ये बताता चलूँ कि जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो अगर ऑनलाइन जो मीटिंग पाकिस्तान के अंदर अपने रहनुमाओं से करते हैं तो वो भी इसी दफ्तर से होती है, वो यहाँ से जो है वो खिताब करते हैं, और जितने भी मामलात हैं मुस्लिम लीग नून के वो यहीं से चलाए जा रहे हैं। और ये एक ऐसा है दफ्तर जो मैं कहूँगा इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है उसका मरकज़ बना हुआ है। तो कहा यह जा रहा है कि जितने भी पाकिस्तानी सियासत के जो अहम फैसले हैं, हाँ वो मुल्की लेवल पर हों चाहे वो पार्टी लेवल पर हों, वो यहीं पर जो है होते हैं। और यहाँ पर दूसरी पार्टियों के जो कायदीन हैं वो भी आकर जो है वो मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करते हैं। और साफ़ी जो हैं वो भी सारा दिन जो है वो यहाँ पर ख़बर की तलाश के अंदर जो है वो इसी एरिया के अंदर जो घूम फिर रहे होते हैं। हमने देखा कि अभी भी आप देख सकते हैं कि जैसे सुबह का टाइम है और अभी भी कुछ साफ़ी जो है अभी गाड़ियों के अंदर बैठे हुए हैं और इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि जैसे कोई शख्सियत जो है वो यहाँ से बाहर आए, उससे बातचीत करें कि अंदर उनकी मियां नवाज शरीफ से जो है वो क्या बात हुई है और किस तरह के जो है यहाँ पर सियासी मामला चल रहे हैं। और दूसरा आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है वो जब ज़ाहिर है इतनी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर मीडिया के लोग होते हैं और सियासी रहनुमा जो मियां नवाज शरीफ के सपोर्टर्स हैं वो भी होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मुखालिफ पार्टियों के जो कारकुनान हैं वो भी यहाँ पर आकर समटाइम जो है वो यहाँ पर मुजाहरा भी करते हैं। इसी दफ्तर के सामने जो है वो भी अपनी महफिल सजाते हैं, वो भी जो है वो नारेबाजी करते हैं नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और यहाँ की लीडरशिप के ख़िलाफ़। और पुलिस भी हमने देखा कि पुलिस भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो यहाँ पर ही आती है और यहाँ पर आकर जो है वो मुजाहिरीन को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जी
थैंक यू गुलाम हुसैन साहब, हमें आपने अपडेट दी, बहुत शुक्रिया आपका। अब जनाब हमारे साथ मौजूद हैं अमजद मलिक साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ओवरसीज़ के नायब सदर हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं कि भाई ये वापसी के मामलात क्या हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या फाइनलाइज हो गया है। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। जी वालेकुम सलाम जी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा, शुरू में अगर हम इसी पर एक ज़रा सा मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाऊं अगर आपकी इजाज़त है, क्योंकि वो एवन फील्ड के बाहर हमारे रिपोर्टर खड़े हुए थे और सारा फड्डा ही एवन फील्ड का था, तो ये तय हो गया है कि ये एवन फील्ड किसका है? नहीं, एवन फील्ड तो मियां नवाज शरीफ फैमिली का ही है और उसके ऊपर तो कोई फड्डा नहीं है। फड्डा तो ये है कि क्या वहाँ के ऊपर आप अपना हक राय दही या एहतजाज है वो एक प्राइवेट डेवलपिंग के ऊपर इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या उसकी प्रोपोर्शनेलिटी क्या होनी चाहिए, कि जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए, तो वो है। और उसके ऊपर मेरा ख्याल अभी ज्यूरी इज आउट। बिल्कुल एहतजाज करने वाले भी आते रहते हैं और लॉ इन्फोर्समेंट भी वार्निंग वगैरह करती रहती है, तो वो मेरा ख्याल सैनिटी की तरफ जा रहा है मामला। इंशाल्लाह ताला जल्द हल हो जाएगा। शुक्र है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरा इधर उधर डी ट्रैक हो जाता हूँ कभी कभी, तो जरा माइंड ना कीजिएगा। अब हम आते हैं जी वापसी की तरफ। अच्छा, वीकेंड पे अमजद साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है जिसकी तस्वीरें हमने देखी, और वो उनमें सारे वहाँ के सीनियर लीडरान बैठे थे और शहबाज शरीफ साहब भी बैठे थे और सारे यहाँ के भी कुछ ऐसे अहम रहनुमा थे जो गए हुए थे और वहाँ पर उनकी भी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कशंस हुई, क्या क्या फैसले हुए, कौन कौन से एस्पेक्ट्स पे बात हुई, जरा ये भी बताइए। जी बहुत शुक्रिया। सदर मुस्लिम लीग नून साबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब से मीटिंग की है और उनके फैमिली के अफराद भी उसमें थे। जाहिर है जब आप मुलाकात करेंगे तो यू टेक बैक कि क्या अब तक हुआ है, पीडीएम की हुकूमत ख़त्म हुई है, केयर टेकर सेटअप बना है, मियाँ साहब की वापसी का होगा, इलेक्शन कब होंगे, तो ये तमाम मामला अंडर डिस्कशन थे, जिसके ऊपर फिर जुम्मे को उन्होंने जो है ज़रा बड़ी मीटिंग की है जुम्मे के वक़्त, और जिसमें मुस्लिम लीग नून के जो अकाबरीन हैं, जो मकामी ओहदेदारान हैं, उन्होंने भी शिरकत की है और उन्होंने और कुछ मीडिया के अफराद के साथ भी उन्होंने डिस्कशन की है। मियाँ साहब जब बात करते हैं तो फिर सबकी राय लेते हैं, तो मेरे ख्याल में एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अंदिया दिया है कि अब वक्त आ गया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए और इलेक्शन से पहले पार्टी की कैंपेन संभालें, और उन्होंने ये भी कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के वजारत उज़्मा के जो है कैंडिडेट होंगे। तो अब लीगल टीम्स के साथ भी वो मुशावरत कर रहे हैं, ज़ाहिर है वापस आना है तो उसकी क्या लीगलिटीज़ होंगी, क्या क्या चीज़ें देखना पड़ेंगी और केसेस के जो मामलात हैं वो किस तरह हल की तरफ जाएंगे और वो पार्टी की कमान कैसे संभालेंगे। तो आने वाले कुछ हफ्ते काफ़ी हंगामा खेज होंगे, दिलचस्प होंगे, लेकिन ओवरसीज़ में खुशी की दौड़ जो लहर है दौड़ गई है और लोग राब्ता कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, डेट के बारे में पूछ रहे हैं, अक्टूबर की जो डेट का कहा जा रहा है तो उसके मामलात, उसके बारे में लोग जो हैं हमसे राब्ता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने साथ जाना है, और चैप्टर्स जो हैं अपने अपने वफूद जो हैं तश्कील दे रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्ट है। और मियाँ साहब भी इसके बारे में बहुत दिलचस्पी से देख रहे हैं कि क्या किस तरह की हुकूमत होनी चाहिए, और जो अब तक उनके साथ सलूक हुआ है जी, जो अब तक उनके साथ सलूक हुआ है उसका क्या हल निकलेगा। पूरी मीटिंग में मैं ये सोच रहा हूँ कि ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि इस पूरी मीटिंग में जो बैठक थी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, सारे फैमिली मेंबर्स भी थे और जो पार्टी के लोग थे वो भी थे, तो वो डॉक्टर नहीं थे जिन्होंने बीमारी की बात की थी, तो वो बीमारी का मसला हल हो गया अब उनका 100%? क्योंकि खुर्शीद शाह साहब वैसे कह रहे हैं कि नहीं बीमार है वो, नहीं डॉक्टर ठीक नहीं है तबीयत, नहीं डॉक्टर उनके साथ डॉक्टर अदनान और उनके जो प्राइवेट कंसल्टेंट्स हैं उनके साथ वो राब्ते में रहते हैं। लेकिन आप भी समझते हैं कि जब आप पाकिस्तान में जजेस के हवाले से जो तशवीश पाई जाती है उसके जरिए आप जेल से उठ के आए हों, तो मेडिकल के साथ साथ सियासी भी मसला होता है। वो एक पार्टी के कायद हैं, 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, तो उन्होंने सोच विचार के साथ ही पाकिस्तान वापस जाना है, तो ये उनकी टाइमिंग जो है वो पॉलिटिकल टाइमिंग है, पॉलिटिकल फैसला होगा
मेडिकल मतलब मैं पूछना चाह रहा हूं कि मेडिकल मसला मुकम्मल तौर पर अब हल हो गया है ना, वो तो अब आड़े नहीं आएगा ना। मेडिकल कंडीशन, जो मेडिकल उनकी कंसल्टेशन है वो तो चलती रहती है ना, वो चलती रहेंगी। लेकिन देखना ये है कि जो पॉलिटिकल टाइमिंग है कि क्या उनकी जमात अब रेडी है उनको लेने के लिए, और क्या वो जो कहते हैं ना कि महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूं मैं, शायद मुझे निकाल के पछता रहे हैं। तो ये वाला शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं, अगर आना चाह रहे हैं अगर वो आना चाह रहे हैं तो वो मारूजी हालात देखेंगे कि पाकिस्तान में जाने की टाइमिंग ठीक है, इलेक्शन करीब है और उनकी पार्टी को क्या जरूरत है, मतलब कितनी जरूरत है और अवाम में उनकी क्या पजीराई। क्योंकि शुरू में हो ये रहा था अमजद साहब, शुरू में हो ये रहा था कि सिर्फ मेडिकल रीज़न बताई जा रही थी, तो अब आप भी सही कह रहे हैं कि जी वो मेडिकल प्लस पॉलिटिकल दोनों रीजंस थी, तो अब मेडिकल रीज़न ख़त्म हो गई है, अब सिर्फ पॉलिटिकल टाइमिंग जो है वो डिसाइड कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? नहीं, जब वो जा ही नहीं रहे थे तो मेडिकल रीज़न थी, जब वो जा रहे होंगे तो मेडिकल प्लस पॉलिटिकल रीज़न होगी। तो वैसे ही तो उठ के नहीं चले जाएंगे ना, उनकी इस्तकबाल है, उनकी पार्टी ने उनका फ्यूचर देखना है, उनके केसेस हैं, उनकी इलेक्शन में शिरकत यकीनी बनानी है, उनकी लीगल टीम्स हैं जो मशवरा देंगी कि आपने कैसे जाके ज्वाइन करना है, अपील कैसे शुरू होगी, क्या आप सीधे घर जाएंगे या सीधे अदालत जाएंगे, किस तरह होगा। तो ये बड़ा एक लंबा चौड़ा एक प्रोसेस होता है जिससे वो गुजरते हैं। और ये भी तो देखना है कि अभी इक़्तिदार की तरफ जाना है या इख्तियार की तरफ जाना है। वैसे ना लंबा चौड़ा प्रोसेस हमारे यहाँ पे इतना होता नहीं है। वो डार साहब भी तो आए थे, एयरफोर्स का जहाज था उसमें आए, वजीर खजाना बने और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। तो बस वो तो पाकिस्तान में बड़ा कुछ होता है, पाकिस्तान में तो डब्बे भी उठाए जाते हैं ना, तो लेकिन अवाम देखते रह जाते हैं और वजीर आज़म लग जाता है और फिर वो तजर्बा नाकाम हो जाता है। तो ये भी तो देखना पड़ना है ना कि डब्बे नहीं उठाए जाएंगे और अवाम को मौका मिलेगा कि वो अपने लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि मियां साहब अपने भाई की वजारत उज़्मा के होते हुए नहीं आए, वो उस वक्त सिस्टम पे एतबार करते हुए नहीं आए और शायद था ट्रस्ट डेफिसिट था सिस्टम पे या जिसमें भी, तो वो नहीं आए पहले। और अब भी वो लोगों का ये मानना है, जिस तरह खुर्शीद शाह साहब का मैंने आपको कहा, वो कहते हैं नहीं आ सकेंगे, नहीं आएंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मतलब अगर नवाज शरीफ साहब फैसला कर लेंगे कि मैंने जाना है तो फिर वो आ जाएंगे डिस्पाइट के उनके भाई की हुकूमत है या नहीं है, केयर टेकर है या जो भी है? देखिए, पार्टी में एक सोच होती है, वोट को इज्जत दो जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया है और शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा खिदमत को वोट दो की बात की है। तो एक सोच होती है, लेकिन मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब का पूरा हक है कि वो अपनी जमात को आके लीड करें और एक फेयर फाइट हो और फेयर इलेक्शन हो जिसमें अवाम को मौका मिले कि वो हक के हुक्मरानी दे, और जिसके नतीजे में मियां साहब ये चाहते हैं कि जो हक के हुक्मरानी देने वाले हैं वो हुक्मरानी का हक दे अवाम, और फिर जो हुकूमत मिले वो नतारा भी करे। जो पिछले ये कफायत शारी देखे ना, बिलों की वजह से लोग परेशान हैं, तो उनकी नज़र और नब्ज़ के ऊपर हाथ होगा अपनी आवाम के ऊपर, वो सोच रहे होंगे कि उसका हल कैसे निकालना है, उसकी जामे मनसूबाबंदी चाहिए। आपने 100 दिनों में आके क्या वो चमत्कार दिखाना है कि लोग राजी हो सकें कि वाकई आके वो काम होने शुरू हो गए हैं जिससे लोगों की एंजाइटी एड्रेस हो और फिर कोई उसका एहतसाब भी हो। यो पिछले 5-7 साल में इस मुल्क में खिलवाड़ हुआ है, जो जजों ने और बाकी लोगों ने मिलके यहाँ पे जो हैवक बर्पा की है और जो डॉन और सिसिलियन माफिया के पीछे जो दौड़ लगाई है और मिला कुछ नहीं है, तो उसका भी कुछ न कुछ नतारा होना चाहिए। पार्लियामान अगर सुप्रीम है तो पार्लियामान को लेकिन वो चीज अब किसी और के खिलाफ हो रही है तो आप लोग तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं वैसे मतलब किसी और के खिलाफ जजेस वही फैसला सुनाए, उसी किस्म का सुनाए, तो फिर तो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना उसको। ये मतलब या तो अक्रॉस द बोर्ड इस बिल्कुल नहीं कह रहे पितन की करें या फिर अक्रॉस द बोर्ड इसके फैसलों को मान जाए। ये अक्रॉस द बोर्ड नहीं, ये हम ये कह रहे हैं कि पार्लियामान जो है, जो सुप्रीम है, आइन में सुप्रीम है, उसकी जो सुप्रीमेसी है उसको इंटैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो हो। और एहतसाब अगर आपने करना है तो आम साइल का जो क्यू में लग के सालों छोटे छोटे मुकदमात में धक्के खाना है, उनकी तो कोई दाद रसी हो। और अगर जिस तरह की पाकिस्तान की जो इकॉनमी है जो मुतहम्मल ही नहीं है इस तरह के लल्ले तलल्लों की, तो उसका कोई ना कोई तो हल निकले कि लोग समझें कि अगर हम इतना बड़ा बिल दे रहे हैं तो अशराफिया जो है वो फ्री में मजे नहीं लूट रही, तो उसका कोई जामे प्लान, उसके ऊपर उनकी बहुत ज्यादा नजर होगी। वो बड़े लीडर हैं और उनकी आम आदमी, आम जो अवाम जो सफर कर रहे थे, जो आटा चीनी दाल की
भाव और बिजली गैस की कीमतों की वजह से या पेट्रोल प्राइसेस की वजह से जो अफेक्ट होते हैं उनके ऊपर उनकी बहुत गहरी नजर होती है। और वो डार साहब भी कुछ नहीं कर सके, वो 18 रुपए यूनिट था, उसको 60 रुपए 65 रुपए तक पहुंचा के डार साहब निकल गए और आवाम जो है वो अब बार बार के रो रही है धाड़े मार मार के। तो ये कर कुछ नहीं सके, प्लान नहीं है इनके पास। अगर होता तो नजर आना चाहिए था ना सर। मैं तो नहीं कह रही, आवाम कह रही है। मैं तो सिर्फ सर मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ आपको जो नहीं। आपका सवाल सर माथे पे है, लेकिन आपको अंदाजा ही नहीं है कि जब जो तजर्बा हुकूमत जो थी वो IMF के प्रोग्राम से निकली है और जिस तरह की नॉन कंप्लायंस की वजह से हम सिचुएशन में थे, अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो क्या कीमतें होती या क्या हमें रिपरकशंस भुगतने पड़ते। आप उसके साथ कंपेयर करके फिर देखें कि हम कहाँ हैं। तो अभी फिर भी मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब की PDM हुकूमत ने जो पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है, तो मैं समझता हूँ ये उनकी वाहद कामयाबी को एक्सेप्ट करना चाहिए और आवाम की तरफ जाना चाहिए और आवाम से मैंडेट लेके आना चाहिए। जो तब्दीलियां, जो रिफॉर्म्स, जो इस्लाहात आप लाना चाहते हैं, उसके लिए आवाम से मैंडेट लेके आए और वो तब्दीलियां लेके आए। और उसमें ये तब्दीली भी शामिल होनी चाहिए कि इलेक्टेड हुकूमत को गिराने का गैर आईनी तरीका कोई नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आप कैमोफ्लेज करें और PTV और पार्लियामान के दरवाजे तोड़ दें और अंदर घुस के कहें कि जी वजीर आजम को निकाल बाहर करें, या ट्विच ऑफ ए हैंड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वजीर आजम को, मुंतखब वजीर आजम को घर भेज दें। तो ये वो चीजें हैं जिसके लिए आवाम से तारीख तय हो गई है। मेरे ख्याल में इसका ताल्लुक इलेक्शन की डेट से होगा। जैसे ही इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी, मियां साहब जो है वापसी का सफर बांध लेंगे। आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अभी तक तो अक्टूबर की डेट दी गई है कि अक्टूबर में मियां साहब वापसी का प्लान कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद रखनी चाहिए कि इसी के ऊपर वैसे मियां साहब का सर क्विकली ये बताइए, उनको क्या लगता है इलेक्शन वो कब तक देख रहे हैं? जाहिर है हर एक सियासतदान का अपना भी एक अंडरस्टैंडिंग, एक रीडिंग होती है। मियां साहब को क्या लग रहा है इलेक्शन कब होंगे? देखिए, मियां साहब तो पहले ही इलेक्शन में जाना चाहते थे जब इमरान खान साहब ने असम्बलियां तोड़ी थी। अब भी उनका यही मौक़िफ़ है कि वो जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो, लेकिन मारूजी हालात पाकिस्तान के इस तरह के हैं कि अब ये चीज़ें इलेक्शन कमीशन ने तय करनी है और इलेक्शन कमीशन और सरकार ये तय करेगी कि कब वो इस पोजीशन में है कि इलेक्शन करवा सके। होने जल्द से जल्द चाहिए और 90 डेज का जो मैंडेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसके अंदर ही होने चाहिए। लेकिन अगर आगे पीछे होते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हल्का बंदियां और मर्दमशुमारी जो है उसके मुताबिक होंगे, तो शायद 1-2 महीने आगे पीछे हों, लेकिन मेरे ख्याल में इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए। और अगर इलेक्शन जो है जो ड्यू डेट बता रहे हैं उसके मुताबिक होते हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन के पहले पाकिस्तान आ जाएंगे और इलेक्शन की जो कैंपेन है उसको लीड करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बैरिस्टर अमजद प्रसाद मौजूद थे, चीफ कोऑर्डिनेटर नून लीग लंदन। और बस इलेक्शन का ऐलान होने की देर है और उसके बाद नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको कुछ मौसीकी की तरफ लेकर जाते हैं। रबाब जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में लोग अक्सर सोचते हैं भाई कैसे बजाया जाता है, कितने लंबे अरसे में सीखा जा सकता है और बनता कैसे है। तो आपको आज हम ये दिखाएंगे कि रबाब की बनने की जो सारा प्रोसेस है वो क्या है। और हमारे साथ जीशान काकाखेल साहब मौजूद हैं पेशावर से, वो हमें दिखाएंगे और समझाएंगे कि रबाब बनाते कैसे। रबाब को पश्तो मौसीकी में सुरों का बादशाह कहा जाता है। मीठी मौसीकी तख्लीक करने वाले इस आला मौसीकी की तैयारी एक मुश्किल काम है। तूत और शहतूत की लकड़ी से तैयार होने वाले रबाब की लंबाई 26 से 32 इंच तक होती है, जो 19 से 26 तारों पर मुश्तमिल होता है। इनमें जिस तार को भी जब छेड़ा जाता है तो एक अलग सुर की तख्लीक होती है। तख्ता है ये ठीक हो, कंप्लीट हो, लकड़ी जो है वो तूत की हो और लेवल में उसके मसला ना हो, तो वो रबाब लेने में कोई मसला नहीं। अगर वो कम प्राइस में भी है तो वो भी ठीक है। पेशावर में अहमद जो चांद उस्ताद के नाम से जाना जाता है का शुमार इन माहिर कारीगरों में होता है, जिसके बनाए गए रबाब पाकिस्तान ही नहीं अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट और यूरोप में भी पसंद किए जाते हैं। उन्हें एक रबाब बनाने के लिए 1 माह का अरसा दरकार होता है, इसलिए तो इस मेहनत तलब काम का मुआवजा 15,000 से 1 लाख रुपए तक होता है। मगर इससे तख्लीक होने
जाने वाली मौसीकी देखकर इस आले की ये कीमत कुछ नहीं। सुरों के बादशाह रबाब की बहुत सी अकसाम हैं, मगर सबसे ज्यादा सादा रबाब ही पसंद किए जाते हैं, जो क्लासिकी मौसीकी ही नहीं जदीद मौसीकी में वो मिठास घोल लेता है कि अकल दंग रह जाती है। कैमरामैन नियाज अली के साथ जिशान का खेल, 92 न्यूज़, पेशावर। सुबह सवेरे पाकिस्तान।